नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रियल टॉक विद रियल पीपल, जहां हम रियल इमोशंस के बारे में बात करते हैं और रियल लोगों से बात करते हैं। आज मेरे साथ हैं एक ऐसे इंसान, एक ऐसे गेस्ट जो सिर्फ टेक या ट्रेनिंग की बात नहीं करते, बल्कि वो बात करते हैं इमोशंस की, इमोशनल इंटेलिजेंस की, जो कि आज की डेट में आई थिंक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, इंडिया में स्पेशली, एक बहुत हॉट टॉपिक कह सकते हैं है। He is the founder of HR Brain Hub and co-founder of NDP and the visionary vision behind Sankalp, जिसका एम है कि 2030 तक 1 मिलियन स्टूडेंट्स को AI लिटरेट बनाना। He is a trainer of he is trained minds at IIT, Tata Power, Paras Bharati, and he is also a LinkedIn top voice and Amazon best-selling author. So please welcome Adarsh Rai sir. Thank you, Namrata, for having me here, and thank you so much for the warm welcome and your gracious introduction. थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर एक कॉल पे आप आ गए, बिकॉज इतने बड़े इंसान को अप्रोच करना मेरे लिए इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इनटू दिस प्लेटफॉर्म। No, सो you're too kind. आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है, आपकी जर्नी काफ़ी यूनिक रही है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से लेके इमोशनल इंटेलिजेंस और एआई एजुकेशन। लाइक व्हाट वाज द रियल मोमेंट, व्हाट वाज द रियल टर्निंग पॉइंट फॉर यू, जहां आपको लगा हो कि नहीं, दिस इज माय कॉलिंग। Right. See, नम्रता, कॉलिंग का ऐसा है ना कि वो एक बार में नहीं लगती, कई बार मिस कॉल्स आती हैं। देयर आर मोमेंट्स जहाँ पे आपको ना एक लीप लेनी पड़ती है बियॉन्ड योर फियर्स, एंड इट वाज नॉट वंस, इट वाज मल्टीपल टाइम्स। और ये मेरे कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन, देन 2015, अ, जब अ, मैं करीबन 4 साल कंपनी के पेपर्स ना अपने लैपटॉप बैग में लेके घूमता रहा हूँ कि एक दिन मैं इसको इनकॉर्पोरेट करूँगा और ये मेरा विज़न होगा और ऐसा मैं कुछ करना चाहूँगा, और वो हर साल कुछ ना कुछ बदलता रहा। तो यूजुअली 2015 से स्टार्ट हुआ था, जब मैं लीडरशिप रोल में आया और काफ़ी लोगों से मेरा इंटरैक्शन बढ़ने लगा और काफ़ी इंटरव्यूज़, और वो जो चैलेंजेस थे ना राइट इन फ्रंट ऑफ इन माय फेस, दे वर देयर। So it's not a singular moment, it's a combination of every moment, my education, my background, uh, मेरा टेक्नोलॉजी से जो बचपन से प्यार था, फिफ्थ स्टैंडर्ड से, वो कहीं ना कहीं प्ले करता रहा। सो that's I won't say it's a singular moment, it's an amalgamation of moments that came towards, and finally एक दिन आया कि नहीं, ये चीज मुझे करनी करनी है और कोई एनी रास्ता नहीं। स्पेसिफिक ईयर, वो कहते हैं ना कि हमारे लाइफ के कुछ स्पेशल ईयर्स होते हैं। सो एनी स्पेसिफिक ईयर जिसमें आपको लगा हो नहीं, दिस इज माय टर्निंग पॉइंट एंड मुझे अब कुछ डिफरेंट करना हाँ, सो 3 इयर्स हैं, 2015, 2019 और 2022 के आसपास। 2015 में पहली बार जब मैंने एक स्टार्टअप के साथ काम करना शुरू है। किया ट्रैवल ट्रेड में, और काफ़ी चीज़ें मैंने सिर्फ एचआर को ना देखते हुए ऑर्गेनाइज़ेशन को एज़ अ बिज़नेस पार्टनर देखी चीज़ें, सेल्स को लेके, ऑपरेशंस को लेके, टेक को लेके। तब मुझे लगा कि हाँ, मैं खुद भी कुछ कर सकता हूँ, तब मैंने पहली बार अपनी एचआर ब्रेनअप की वेबसाइट खुद बनाई। सो बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग एनीथिंग, सारा उसका लेआउट वगैरह सब कुछ था। तो 2015 में मेरे ख्याल से मैं उस चीज़ को मैंने डोमेन नेम ले लिया था। तो इनकॉर्पोरेट वगैरह नहीं की थी, बट एचआर ब्रेनअप ऑनलाइन आ चुकी थी, पब्लिश हो चुकी थी। देन 2-3 साल ऐसे ही रहा, प्लान्स बनाते रहे, कॉलेजेस वगैरह जाते रहे, टेस्ट एंड फील लेते रहे। 2019 में व्हेन आई केम टू वन मोर ऑर्गनाइजेशन एंड वेयर आई स्ट्रांगली फेल्ट कि हाँ, अब ये चीज़ मेरे को देखनी पड़ेगी, बिकॉज़ अंदर से वो ना कोई चीज़ मिसिंग हो रही थी। हर साल हर अप्रेज़ल के बाद ना मुझे लगता था पैसा कम है या ओहदा कम है या कोई ना कोई चीज़। जब वो चीज़ मिल जाती थी फिर भी अंदर से ना एक त्रुटि सी रहती थी, ये चीज़ नहीं। एंड देन केम 2022 जो मेरी लास्ट जॉब थी। सो आई वाज़ विद द फाउंडर ऑफ अ कंपनी जहाँ पे मैंने जॉइन किया था। और मुझे लगभग 10-15 दिन हुए थे, एंड स्टिल मेरे पास ना फिर कोई ग्रीवियंस नहीं था नम्रता, कि पैसे कम है, गाड़ी नहीं है, केबिन नहीं है, ये नहीं है, मतलब मेरी सारी चीज़ें way beyond fulfill हो गई थी। Yet while traveling to us from the office back home, there was this massive gap, which was कि मैं कर क्या रहा हूँ? How I'm adding value to
व्हाट आई वांट टू डू, कि मेरा व्हाई क्या है, व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट इज एंड व्हाई आई एम नॉट बीइंग सैटिस्फाइड विद ऑल दीस थिंग्स। हुँ। सो फिर वहाँ पे ना मेरे को क्लैरिटी मिलती रही और फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया 8 मार्च को। और मैंने फिर कंपनी को रजिस्टर कराना शुरू कर दिया। आई थिंक बाय जून 21st 2022 वी गॉट रजिस्टर्ड और फिर वहाँ से हम कह सकते हैं कि मास्लो का जो हायरार्की नीड्स है वो आपके ऊपर बहुत फिट बैठता है, बिकॉज़ उसमें यही है ना कि मतलब डिवाइड है कि हमारी पहले बेसिक नीड्स पूरी हो जाए एंड यू व्हेन यू अचीव्ड एवरीथिंग, सो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, वो समहाउ समथिंग इज मिसिंग वाला जो आपने पॉइंट बोला। वो सेल्फ अवेयरनेस बहुत लोगों को नहीं होती है एंड आपने इतनी कम एज में, मैं बोलूँगी, बहुत कुछ सेल्फ अवेयर करके आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। सो नम्रता, सेल्फ अवेयरनेस ना मेरी काफ़ी बचपन में मैं पढ़ने लगी थी। आई वाज़ वेरी क्वाइट पर्सन। अब तो मैं काफ़ी बोलता हूँ। गिवन माय जॉब एचआर में इतने साल हुँ, रहा हुँ। तो बातें करनी पड़ती है। बीइंग इन ट्रेनिंग यू हैव टू टॉक अ लॉट। बट व्हेन आई वाज़ अ किड आई वाज़ वेरी ऑब्जर्वेंट। आई वाज़ रिलक्टेंट टू स्पीक बट आई वाज़ वेरी कीन टू ऑब्जर्व। हुँ, हुँ। तो वो चीज़ कहीं न कहीं मेरी सेल्फ अवेयरनेस में शायद से कैटर किया, उसको बढ़ाने में कहीं न कहीं जो मेरा बचपन रहा उसका काफ़ी योगदान है उस एनवायरनमेंट का। मैं ये नहीं कहूँगा हमेशा पूरा कॉर्पोरेट में जब आया, जब नौकरी की तभी ये चीज़ें हुई, नहीं। बचपन से कहीं न कहीं ये कंट्रीब्यूशन था। लोगों को समझना बहुत अर्ली एज से मुझे आ गया था कि हुँ, हुँ। कोई अगर उदास है या कोई अ, कुछ पा के भी वो मतलब उसके चेहरे पे वो चमक नहीं है या वो उसकी वो आकांक्षा पूर्ति के बावजूद भी कुछ उसमें मतलब वो उदास सा बैठा है, तो ऐसी क्या चीज़ है ना? तो कई बार लगता था ना ये मिल जाए, इतने मार्क्स आ जाएँ तो फिर क्या? अच्छा इतने मार्क्स आ गए उसके बाद और मार्क्स लाओ, फिर क्या? टॉप कर लिया, अब क्या? और टॉप करो और करते जाओ, तो मतलब एंड क्या है इन सब चीज़ों का? तो वो कहीं न कहीं उसका आंसर सीख करते-करते आए, बिल्ड ऑन अ जर्नी, और वो जर्नी इस तरह की होगी मैंने खुद नहीं सोचा था। लाइक आज की डेट में आपने इतने लोगों को, मतलब इतनी जगह आपने ट्रेनिंग दी है इंटेलिजेंस क्वेश्चन पे, इंटेलिजेंस सॉरी इमोशनल इंटेलिजेंस पे। जी। सो जो आपने अपने अंदर फील किया है वो लीडरशिप क्वालिटी की, कहाँ आपका लैक हुआ कि जहाँ आपको लगा हो कि ईक्यू की वजह से आपके अंदर एक बहुत अच्छा चेंज आया, या आपने कुछ ऐसी चीजें अपने अंदर भी फील करी हो चेंज? ओके, दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक आंसर टू दिस। सो जब मैं कॉर्पोरेट में आया तो डेज़िग्नेशंस बहुत म दिखती थी। कोई भी कहता था आप एग्ज़ीक्यूटिव हो गए, फिर सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव हो गए, फिर टीएल बनोगे, फिर एएम एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो एक लैडर दिखा दी जाती। हम्म। तो मैं भी बड़ा कीन था कि मैं सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव के बाद टीएल या एएम बनूँगा, एंड दैट वाज़ माय आल्सो एस्पिरेशन, और आई वोंट से अ ड्रीम, आई थिंक ड्रीम तो क्या। एवरीवन्स एस्पिरेशन, बिकॉज एक कंपनी में जब आप काम करते हो, सो एवरीवन वांट्स कि हम इस लीडरशिप रोल पे तो पहुंच ही जाए। हाँ, तो मतलब काफ़ी लोगों के साथ काम करते-करते मुझे ये लगता था कि इतना मुश्किल नहीं है, जब सब पढ़े-लिखे हो आ रहे हैं तो गैप्स कहाँ पे हैं? हम्म। सो मेरे लिए ईक्यू ना कोई मतलब एक बहुत बड़ी किताब नहीं है, आप पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो, है ना? स्कूल में भी काफ़ी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, हम्म। बट आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो? और मेरा सबसे बड़ी बात ये थी कि जब सब पढ़े-लिखे हो आ रहे हैं तो चैलेंज कहाँ है? जब एवरीबॉडी इज कमिंग थ्रू अ प्रोसेस, हम्म। व्हाई देयर इज सो मच टसल, कि इतना मतभेद क्यों बन जाता है? हम्म। तो इंसानों को ना समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जो 10 मीटर का दायरा है, जो 1 मीटर का दायरा है, उसमें काफ़ी लोग उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मेरे लिए ईक्यू ना पर्सनली हम्म। एक जीपीएस की तरह है। सो वो मुझे एक तरह से बता देता है कि मुझे कहाँ जाना है, मतलब बिफोर इवन आई डिसाइड टू ड्राइव टू दैट लोकेशन। बट इवेंचुअली I try to be patient with myself. I try to pause, probe, and then push towards it, and be relentless. Be relentless towards my dreams. But those dreams have a very strong purpose to it. तो जैसे मोटिवेशन बहुत बड़ा वर्ड बज़वर्ड था एक टाइम पे कि यू हैव टू सेल्फ मोटिवेशन। हम्म। नहीं, मोटिवेशन एक चीज़ है, बट आपको डिसिप्लिन होना उससे ज़्यादा अनिवार्य है। हम्म। और आपकी उस डिसिप्लिन को रोज़ अ लेके आना अपनी बैटलफ़ील्ड में, that requires willpower. So to execute that discipline on a daily basis needs immense willpower, and that willpower can only come
when you have purpose driven clarity, you have purpose driven emotional intelligence, या आपका जो motivation है वो भी purpose driven है. आई थिंक Otherwise, इंटेंट इज लाइक इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग। नहीं, इंटेंट की क्लैरिटी ना धीरे धीरे करते आएगी, एकदम से क्लियर नहीं होगा. मतलब मेरे केस में, मतलब मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, मुझे लगा ये करना है वो करना है, बट इन लास्ट you can say 10 to 15 months, I've got a great clarity in where I'm heading. अगर आप मेरे पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मेरा कॉलेज पूरा देख लो, तो एक एक वो अब ना चीज जाके मिल रही है. एंड एक स्टीव जॉब्स का ना बहुत फेमस कोट है जो मुझे समझ आ रहा है. ही यूज्ड टू से, he said that if you have to look to the future, you cannot, it's something like this, I'm not able to exactly quote it. वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर फ्यूचर में आगे देखना है तो हमेशा आगे देखने की जगह तुम्हें पीछे देख के जो पीछे की डॉट्स है ना उन्हें कनेक्ट करना चाहिए. So to look into the future, you have to look back and connect the dots. तो वो जो फिफ्थ स्टैंडर्ड से मेरा कंप्यूटर साइंस का लगाव स्टार्ट हुआ, और ट्वेल्थ में मैंने इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में टॉप किया अपने उस सब्जेक्ट में. उसके बाद मैंने बीकॉम परस्यू की, फिर सीए परस्यू करके सीए से ड्रॉप आउट हुआ, क्रेडिट कार्ड बेचे, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में आया, मैं रिक्रूटमेंट साइड आया, मैंने कंसल्टिंग एंड देखा, फिर मैं कॉर्पोरेट पे आया, वो भी यूएस बेस्ड स्टाफिंग एजेंसी से. उसके बाद डोमेस्टिक में आया, राइट. और फिर 2015 से स्टार्टअप्स के साथ एंगेज करने, एक ऑल टुगेदर जर्नी. तो अगर मैं इंडिविजुअल सेंस में देखूं तो कोई सेंस नहीं बनाता था, बट नाउ द पोजीशन आई एम इन, I'm able to cater to my audience, to my clients, to my customers in a much more refined way with those experience that I went through. तो आपकी जो जर्नी होती है ना वो किसी पर्पस की तरफ ले जा रही होती है, और क्लैरिटी विद टाइम बनती है, और वो क्लैरिटी तब बनती है जब आप उस पर्पस में ट्रस्ट करके ना, यू हैव टू गो टू द लेंस वेयर नॉट एवरीबॉडी विल, नम्रता, हर कोई जाना चाहेगा, बिकॉज वो बहुत दर्दनाक और बहुत परेशानी वाला रास्ता होता है. इट्स नॉट एज सिंप्लीफाइड एज इट सीम्स. कि आपने मैस्लोस का बोला ना कि बेसिक नीड्स, तो कई बार क्या होता है ना, आप अपनी बेसिक नीड्स मीट करते करते आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा लेते हो. मेरे वाले में केस ये है कि मेरी बेसिक नीड भी मैच नहीं हो रही थी, बट मेरी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ चुकी थी, तो मुझे दोनों को कैटर करना था. At times I'm catering to multiple needs at the same time. So इंडिया में क्या है ना, कई बार थ्योरी नहीं बन पाती. काफी लोग 20-25 साल काम करने के बाद भी नीचे ही रहते हैं पिरामिड के. सो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री, और यहाँ पे हर थ्योरी और थ्योरम ना एक समान मान्यता में नहीं नापा जा सकता, ना ही उसका आकलन भी करना चाहिए. ट्रू, बट मैं ये मानती हूँ जितना मतलब मैंने लोगों से, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन पब्लिक डीलिंग, सो मैं जितना सेशंस लेती हूँ और जितना मैंने देखा है लोगों को, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं. मेरे सेशन में एक पर्सन आए थे एंड उनकी नेटवर्थ थी 1.5 करोड़ के आसपास, मतलब वो अर्न कर रहे थे मंथली का. सो ही इज वेरी मतलब फेमस पर्सन. सो जब वो आए थे वो काफी डिप्रेस्ड थे, वो अपनी वाइफ के साथ आए थे, उनको क्लिनिकल डिप्रेशन था, ठीक है. एंड वो पर्सन ओपन अप ही नहीं हो पा रहा था. ही वॉज जस्ट क्राइंग क्राइंग एंड क्राइंग. एंड वो अपनी वाइफ से ये बोल रहा था, मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं बात करनी, मुझे किसी से बात नहीं करनी है. एंड एट लास्ट वो सेशन मेरा सुपरविजन में था. एट लास्ट मेरी मेंटर ने बोला कि ठीक है, आप आज जाओ, आप कल आना, मैं तो कोई बात ही नहीं करूंगी आपसे. तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि इतना अर्न करने के बाद भी सब चीजें, वाइफ का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट होने के बाद भी सम समथिंग इज लैकिंग. और वो पॉइंट में भी मुझे ऐसा लगता है जब हमारी लाइफ में वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है तो हम कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं. और ये मैंने बहुत जो अच्छा अर्न करते हैं उन लोगों के साथ ज्यादा देखा है. अब नम्रता, पैसे का क्या है ना, मतलब आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगनिंग्स, मतलब मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से. दादा वगैरह मेरे आर्मी में थे. पूरा मेजोरिटी ऑफ माय बैकग्राउंड में, मेरे फैमिली का दादा साइड, नाना साइड, सब आर्मी एयर फोर्स वाले रहे लोग. और हम लोगों की जो जनरेशन है उसमें से कुछ लोग कॉर्पोरेट साइड आए. बिजनेस वगैरह तो किसी ने किया नहीं, मतलब एक टॉफी भी नहीं बेची होगी, ठीक है ना. अपना पैसा मांगने में लोग के मुंह में, जिसे कहते हैं ना, दही जम जाती थी, तो फेविकॉल लग जाती थी. सो नॉट कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड तो छोड़ो, मतलब बेसिक सेंस ऑफ बिजनेस नहीं था.
So to doing something that, creating self-awareness uh, is only when you have a stronger calling. अब इस चीज़ को डिफाइन करना ना बहुत मैं मुश्किल है। इसमें एक चीज़ बोलूँगी सर, बिकॉज़ आपने स्टार्टिंग में बोला था कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो जो लोग हुँ, हुँ। डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, मैंने देखा है कि उन लोगों की जो सेल्फ अवेयरनेस होती है खुद के लिए भी, और जो दूसरों के लिए भी अवेयरनेस होती है कि समथिंग इज, या लाइक डिस्टर्ब दिस पर्सन, और ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, ये हुँ, उन्हीं हुँ। लोगों में होती है जो समहाउ डिसिप्लिन लाइफ में फॉलो करते हैं। वो जो रूटीन होता है ना, वो उनका ब्रेक नहीं होता है। तो वहां पे मैंने ये चीजें देखी हैं थोड़ी बहुत, कि वो लोग सेल्फ अवेयर होते हैं चीजों को लेके, लोगों को लेके, कि हमें ये चीज नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, ये एक फैक्टर है। सी रूटीन, इफ यू डेवलप अ रूटीन इट्स अ गुड डिसिप्लिन टू इट। बट मैं ना एग्ज़ैक्टली सही इंसान नहीं हूँ डिसिप्लिन पे बोलने वाला। हम्म। राइट, आई वर्क वेरी डिफरेंटली। मेरे वर्किंग आवर्स, मेरा तरीका बहुत डिफरेंट है। मैं कई बार 4-4 घंटे एक ही चीज़ को पढ़ता रहूँगा, या मैं 2-2 दिन तक काम नहीं करता। सो आई हैव अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, और वो मैं खुद का कभी समझ नहीं पाया हूँ, आकलन नहीं कर लाइक पाया हूँ। कई बार होता है डिसिप्लिन कि इज नॉट लाइक आप 4 बजे ही ये करोगे या 5 बजे, नहीं, 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 सम नहीं, कंसिस्टेंसी। नहीं, नहीं, नम्रता, मैं ना यहाँ पे, बिकॉज़ यू विल हैव अ ऑडियंस एंड ऑल। सी डिसिप्लिन इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी इज़ कंसिस्टेंट। डिसिप्लिन इज़ कि जो भी आप कर रहे हो, आप उसको करते रहो तब तक, ठीक है? मतलब हम्म। उसके वेरियस फॉर्म्स हैं। फॉर मी अ, फॉर मी द विज़न, टू क्यूरेट, हम्म टू सी टुवर्ड्स इट कि मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर मी विजुअलाइज़ेशन इज़ अ वेरी बिगर टूल टू इट। हम्म। And if I'm not able to visualize, no matter how hard I work, no matter how consistent I become, or no matter how much willpower I have to use that discipline day in, night out, हम्म अगर मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा, तो मैं उस चीज को एग्जीक्यूशन में मेरे कमी आएगी, एक्शंस में मेरे कमी आएगी। तो हर एक इंडिविजुअल का ना एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट होता है, हम्म वो उसमें यूनिक होता है। फॉर मी, अगर जैसे मैं कोई वर्कशॉप करने जा रहा होता हूँ या कुछ भी होता है, तो मेरा एक विजुअलाइजेशन होता है कि मैं आज से क्या मेरी अपेक्षाएँ हैं, मुझे ऑडियंस को क्या दिखाना है, हम्म उनमें मुझे क्या दिख रहा है। सो एक आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स दीज़ थिंग्स, हम्म। है ना इनका। बट येस, इस पे मैं डिसएग्री नहीं करूँगा। डिसिप्लिन बहुत बड़ा पार्ट है। कंसिस्टेंट, इफ यू लुक टुवर्ड्स माय लिंक्डइन टॉप 5, हम्म इट वाज़ ओनली पॉसिबल कि मैं 6, 8, 9 महीने में बहुत कंसिस्टेंट रहा था टुवर्ड्स पोस्टिंग कंटेंट, और सिर्फ कंटेंट इसलिए नहीं कि पोस्ट करना है, कि मैं उस पर्पस की तरफ स्ट्रांगली ड्रिवन था। हम्म। तो चाहे मुझे उस दिन अच्छा लग रहा है, मेरा मूड है, या मेरे को बुखार है, या मेरी तबीयत सही नहीं है, या मेरी घर में किसी से कलह चल रही है, या मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, या मेरे इनवॉइसेस नहीं कैश इन हो रहे, मेरे को वो करना ही करना था, बिकॉज वो मुझे चाहिए चाहिए था। हम्म तो ये थोड़ा पागलपन, थोड़ी सनक चाहिए होती है। और अगर वो नहीं होगी, तो फिर आप हर चीज को ना सही और गलत में नहीं नाप सकते। एवरीथिंग इज नॉट राइट एंड रॉन्ग। जब तक वो चीज आप मिलेगी नहीं ना, आपको समझ नहीं आएगा। इट्स वो होता है ना, लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, उनको लगता है लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा है, रिटर्न नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे बस एक चीज बोलूंगी कि जो मैंने भी अपने लाइफ से सीखा है, कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो ना समथिंग, कुछ आपको हम्म। रिटर्न में मिल जाए, तो आप ना वहीं पे ही आपका, मैं बोलूंगी, डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बिकॉज जब बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे, नहीं यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो मीट नहीं होती हैं, आप डिमोटिवेट होते हैं, एंड आप वहीं पे स्टॉप हो जाते अब एक्सपेक्टेशन, नम्रता, इस पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि किससे है? कि खुद से है, या सामने वाले इंसान से है, हैं, या कि आपके आप काम किसी की से। मदद मदद किसी की कर रहे हो, कि आपको उससे कुछ चाहिए। सो फॉर मी, आई जस्ट लव हेल्पिंग आउट पीपल। अब उससे मुझे क्या मिलता है ना, मुझे वो जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट भी नहीं किया था, मैं प्रो बोनो काफ़ी काम कर देता था। कि किसी को कंसल्ट कर दिया, किसी का रिज़्यूमे बना दिया, बहुत किया। अभी भी अब टाइम नहीं मिलता, तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाता, क्योंकि किसी को टाइम देना 1-2 घंटा, और फिर उस चीज़ में उसको अ, उसके साथ उस चीज़ में ना, मतलब इट्स लाइक, अगर कोई तैरने जा रहा है तो उसके साथ तैरना पड़ता है। तो फिर वो हैंड होल्डिंग बहुत बड़ा डिमांडिंग वो है। तो अनलेस अंटिल मैं उसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ सही माइंडसेट से, तो वो चीज़ उसके लिए भी ठीक थी। बट इवेंचुअली ईक्यू की डिमांड बढ़ेगी, और
इसकी सेंस बढ़ेगी बिकॉज़ अब क्या है ना नम्रता, देयर इज़ नो मोर बाउंड्रीज़ हुँ, इन वर्क हुँ, एंड स्पेशली पोस्ट कोविड ना चीज़ें बहुत बदल गई हैं। बहुत। मार्केट बहुत बदल रहा है और काफ़ी एजुकेशन स्ट्रक्चर के वही चैलेंजेज़ हैं और कॉर्पोरेट्स में भी मोर और लेस चीज़ें वैसी ही हैं, चाहे हम कितना ही विंडो ड्रेसिंग कर लें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जाएगा और इसलिए हाइब्रिड, रिमोट हुँ, वर्क्स और होते जाएँगे तो दिस दिस विल बी व इट इज़ वन ऑफ द टॉप स्किल्स लाइक इन जैसे कि 2024। हमारे टाइम में आईक्यू बहुत डिमांड में था, लाइक जब मैं छोटी थी तो मोस्टली लोग कि इसका आईक्यू चेक करवा लो, या स्कूल में आईक्यू का प्रॉपर एक असेसमेंट होता था। एंड आज की डेट में चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है। सो हमारा एजुकेशन सिस्टम आईक्यू से ईक्यू पे आ गया है। सो ऐसा क्या चेंज हुआ है कि हमें आज की डेट में ईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा है कि लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं होती, जितना मैंने भी ऑब्जर्व किया है नहीं होती है लोगों में। एंड वो इमोशनली ना तो अवेयर होते हैं कि उनका थॉट पैटर्न क्या है, कि मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर्स ऐसे देखे हैं जो जिनको पता ही नहीं है कि उन्हें बात भी कैसे करनी है। सो कैसे ये एजुकेशन सिस्टम में ये चेंज आया हमारे। सो नम्रता, मैं थोड़ा यहाँ पे डिफर करूंगा। ऐसा नहीं है कि ईक्यू की डिमांड ज्यादा हो रही है तो आईक्यू का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा या कम है। ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, एक आपस में हम्म, कोरिलेटेड है। आईक्यू भी जरूरी है, ईक्यू भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं पानी नहीं पानी इम्पोर्टेंट है तो सांस लेना कम इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दोनों का अपना रेलेवेंस है और उस रेलेवेंस को इंटरमिंगल नहीं करना चाहिए, है ना? हम्म, आप इसको समझ लीजिए एक रिश्ता होता है, चाहे वो मियाँ-बीवी का हो या भाई-बहन का हो, तो हम्म, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसकी ज़्यादा वेटेज है, किसकी नहीं, एवरीबॉडी प्लेज़ देयर पार्ट। आईक्यू का पार्ट है कि भई आपको किसी भी चीज़ की स्किल डेवलप करनी है, आपको किसी भी चीज़ के बारे में आना चाहिए। चाहे फिर वो प्लम्बिंग जैसा काम हो जाए, चाहे कोडिंग जैसा काम हो जाए या आप टीचर हैं। ईक्यू का बात होती है कि आप अगर खुद को ही नहीं समझोगे, आप खुद के ही इमोशंस को नहीं आप समझ पाओगे, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, तो सामने वाले के इवेंचुअली आप किसी रोबोट के साथ या किसी ठूठ-पेड़ के साथ तो काम नहीं कर रहे ना, आप काम कर रहे हो इंसान के साथ, उसके भी इमोशंस हैं, तो दिस बिकम्स वेरी क्रिटिकल। सो मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेस वहीं पे आता है, जिन जिन लोगों का ईक्यू हाई होता है। सो दैट इज़ बहुत सी स्टडीज़ हैं इसके बारे में। हम्म, सो अब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्क की डिमांड है वो उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं रही हैं, स्पेशली कोविड के बाद कि लोग 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस आ रहा है, एक काफ़ी चैलेंजेस हो रहे हैं जो काफ़ी बढ़ रहे हैं। हम्म, तो इसको कवर करने के लिए अपनी यंग जनरेशन को, जो बच्चे हैं, उनको जितना जल्दी हम इन सब चीज़ों पे अवेयर कराएँगे, इसके बारे में लिटरेसी बढ़ाएँगे, उनको समझाएँगे कि इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। आप कैसे बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। एक ही उसका इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट कभी ना इस चीज़ का रेलेवेंस नहीं रहा कि आप 100 मार्क्स ले आओ। मैं कहता हूँ 100 के बाद फिर क्या? नहीं अ, लाइक अभी जैसे मैं कोई पहले के टाइम में था ना कि स्कोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आज के हाँ, टाइम में भी है, मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन आजकल कुछ लोग बोलते हैं आज की डेट में आप कुछ भी बन सकते हो, पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आई कंसिडर पढ़ाई हमेशा इम्पोर्टेंट इंडिया में रहेगी, बिकॉज वो माइंडसेट ही ऐसा है कि स्कोर्स इम्पोर्टेंट है, नंबर आने चाहिए। तो मैंने जितना देखा है, ऑब्जर्व किया है, 12th तक हर किसी के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आज की डेट में भी, चाहे हम हुँ, हुँ, कितना भी हमारी सोसाइटी चेंज हो जाए, हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि बच्चा जो है इतना मार्क्स लाना चाहिए। इससे अगर हुँ, नीचे गया तो उसे ना तो किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, इवन जो हमारे छोटे-छोटे आजकल चीज़ें हो गई जैसे डांस, डांस में भी हुँ, प्रॉपर एजुकेशन होती है, वहाँ पे भी उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। सो हुँ। स्कोर्स अभी भी उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ में। सी स्कोर्स का ऐसा है ना कि आपको एक लेवल तक पहुँचा देंगे, हुँ, हुँ। ठीक है? आपने जो भी स्कोर किया ना, आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो और वो एग्ज़ाम जिस भी फ़ील्ड ऑफ स्टडी का है और वो जोन-सी भी जॉब आपको जहाँ पे भी लाएगा, वो आपको जगह तक पहुँचा देगा। आप एक समझ लो आपका एक एंट्री टिकट है, हुँ, कि आपके 90 आए तो 90 टू 100 आए तो आप इस कॉलेज में आपको एंट्री मिल जाएगी। आपके 80 टू 90 आए तो आपको इस कॉलेज में मिल जाएगा एंड सो फॉर्थ कि एक एंट वो टिकट के बाद जब आप उस गेट के अंदर जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? 2+2 तो 4 ही है। हुँ, द बेसिक्स तो वही है कोडिंग के भी, किसी भी लैंग्वेज के, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी लैंग्वेज होगी, बेसिक्स वही रहे, वो इवॉल्व होते रहे। अब क्या हो रहा है, आप देखो जितना ग्लोबलाइज़ेशन हुआ है, जितना डिजिटलाइज़ेशन हुआ है,
अक्रॉस कल्चर इंटरेक्शन बढ़ गया है। तो अभी आप इंडिया में ही देखो कितना डिफरेंट सेट ऑफ कल्चर है। हुँ, तो ट्रू। आपको आईक्यू, ईक्यू, टेक्नोलॉजी ये सबका एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक जिसे कहते हैं ना, अगर आप देख रहे हो कि हमारे सपनों का भारत होगा, अगर हमें हुँ, एक एक टॉप इकोनॉमीज में आना है, तो इट शुड नॉट बी जस्ट नंबर, इट शुड बी द क्वालिटी ऑफ पीपल, क्वालिटी ऑफ टैलेंट वी आर ब्रिंगिंग आउट, एंड उसमें ईक्यू बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। क्योंकि एक ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप ऑफिस में किसी से भी किसी तरह से बात कर लें, क्यों करोगे? हुँ, होता है ना कि मैनेजर ने सुना दी, गाली गलौज हो गया, क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आईक्यू तो सबका सही है। हम ये मान के चल रहे हैं कि सब पढ़े लिखे आ रहे हैं, तो फिर गैप क्या है? अगर सब पढ़े लिखे आ रहे हैं तो गाली गलौज क्यों होते हैं ऑफिस में? क्यों इतने सारे हैरेसमेंट केसेस होते हैं? क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा पर्पस क्लियर नहीं है। दूसरी चीजें काफी नंबर्स आप कर सकते हो, बट एक मेजर क्राइटेरिया है कि ईक्यू का वो शिक्षा में, वो पद्धति में ना उस चीज का कभी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहा। और टीचर्स पे भी आप देखो नम्रता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स नॉट जस्ट अक्रॉस द बोर्ड ना, एक डेफिसिट चल रहा है सेल्फ अवेयरनेस का। और ये ना क्रॉनिक हो चुका है। और ये इसमें अगर अभी से नहीं करना शुरू किया फ्रॉम एन अर्ली एज, क्योंकि जैसे होता है कंपनीज में होता है, लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, हुँ, कई चीजों में ना लेट हो चुका होता है। जो इंसान 20 साल की नौकरी कर लिया, उसको कोई चीज नहीं, वो जो इतने साल से वही सेम पैटर्न पे करता आ रहा हुँ, है, वो क्यों बदलाव लाएगा अपने में? ट्रू। तो इसे जितना जल्दी इन्फ्यूज किया जाए ना, है ना, जैसे पोलियो का होता था ना, अगर शुरू में नहीं दिया डोसेजेस वगैरह, तो बाद में फिर वो ईक्यू का भी वही है, बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे समहाउ ऐसा लगता है सर कि आजकल ना मतलब हर किसी चीज़ का ट्रेंड होता है एंड जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है, लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग भी बात कर रहे हैं एंड कंपनीज़ में इसकी वर्कशॉप्स भी होती है प्रॉपर, जैसे मेंटल हेल्थ की भी होती है, इसकी भी होती है। जी। बट समहाउ वो लोग एडॉप्ट नहीं करते उस चीज़ को, बस होता है ना कि दिखाने के लिए हमने कर दिया। तो तो वो पैटर्न ज़्यादा हो गया इंस्टेड ऑफ हम उसके ऊपर काम करें या हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए नम्रता आपको ना एक चीज कहूंगा, मैं ना डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि छोटे होते हैं कि रोड कैसे क्रॉस करनी है, हुँ, पहले लेफ्ट देखें, फिर राइट देखें, और जब कोई गाड़ी नहीं आ रही हो तो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करें। हुँ, ये बचपन में मुझे सिखाया गया था जब हम थे। अब तो फिर भी एजुकेशन काफी इवॉल्व होगी, हुँ, काफी चीजें होती है। हमें कोई फायर ड्रिल के लिए नहीं ले गए किसी पुलिस स्टेशन, या उधर नहीं ले गए कि क्या होता है क्या नहीं। बेसिक सेंस है, जब रोड पे गाड़ी आ रही हो तो नहीं जाते, वरना कुचल दिए जाओगे। ठीक है। अब जैसे-जैसे हम बड़े हो जाते हैं, तो हम कैसे रोड क्रॉस करते हैं? एक यहाँ पे फ़ोन होता है, यूँ एक हाथ दे देते हैं। जैसे कि वो उसके उसके पास पता नहीं कौन-सा वाहन है जो उसे बोलेगा और वो वहीं पे रुक जाएगा। सो हमने सारी फिज़िक्स, सारे जो भी लॉ ऑफ मोशन वगैरह सब हमने दरकिनार कर दिए, जस्ट बिकॉज़ हम बड़े हो गए। तो जैसे-जैसे इंसान बड़ा होते जाता है ना, उसमें ताकत आती जाती है, वो सब चीज़ें ना पीछे छोड़ बेसिक्स छोड़ देता है। और जहाँ पे आप बेसिक्स छोड़ रहे हो ना, आप फिर क्या ही दुनिया बना रहे हो। आप इतने बड़े हो गए हो, आप इतनी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन में और आप रोड ठीक से नहीं क्रॉस कर पा रहे। आप कहीं पे भी थूक रहे हो, आप कहीं पे भी लिटर कर रहे हो। तो जस्ट लुक योरसेल्फ अराउंड। हुँ, ये जितने भी हम हैं, हम इसी सिस्टम से आ रहे हैं, किसी हुँ, न किसी स्कूल कॉलेजेस से आ रहे हैं जो कि एक सर्टेन बोर्ड के अंडर है। तो जो भी चीज़ें हमारे आस-पास हो रही हैं, हम ही लोग कर रहे हैं। तो वो क्यों हो रही है सब? लिटरेसी रेट भी बढ़ गया है। तो जब सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों वैसी की वैसी हैं, या और भी वर्स्ट क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं ना एक इंसान बनाने के, वो मिसिंग है। और उसमें ईक्यू बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे कभी ध्यान ही नहीं किया। वो एक फैक्टर कहावत चलती थी हमारे छोटे पे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, हुँ, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब जब आप कह रहे हो कि जब आप खेल-कूद के खराब बनोगे, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो कि इंडिया 50 मेडल जीत जाए ओलंपिक्स में, 100 मेडल जीत जाए, कैसे जीत जाएगा? हुँ, एक एथलीट को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, हुँ, 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 बहुत लोग लगते हैं, बहुत रिसोर्सेज़ लगती हैं, माइंडसेट और एबिलिटी और स्किल सेट तो वो होना ही चाहिए। हुँ, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग। उसके बाद हमें लगता है यार हम बोल देते हैं बैठ के ग्रेजुअली कैसे। तो एक देश बनाने के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारें की नहीं, लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, उनकी मानसिकता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी जैसे हम जिस भी एजुकेशन सेटअप से आ रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी। और इस पे काफ़ी आपको बैकलैश आ जा सकता है, बट यही है, आप जाके देखो, आप कितना कूड़ा फैला दोगे कि कोई साफ करता रहे।
कभी देखा है कि किसी सैनिटेशन वर्कर को एप्रिशिएट कर रहा है कोई? नहीं करता। आप रोड पे देखो हम आप कैसे गाड़ी चलाते, कई बार मेरा भी रहता है, तो ये ऐसा नहीं है कि मैं ईक्यू एडवोकेट हूँ तो मेरा बिल्कुल बैलेंस्ड है। इट्स सो यू हैव टू बी, एक जनरेशन जाएगी, दूसरी जनरेशन आएगी, तभी कुछ चीज़ें होंगी, बदलाव आएँगे। तो इसलिए हमें जितना हो सकता है अर्ली लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहिए बच्चों की, ताकि हम उन्हें सही तरीके से, सिर्फ मार्क्स पे नहीं फोकस होना चाहिए, हुँ। क्योंकि आगे जिस तरह से चीजें चल रही हैं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या एजुकेशन का सेटअप रहेगा, वो आज कोई भी नहीं बता सकता। जिस तरह से एआई और टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एरिना में ट्रेड वगैरह सारा इवॉल्व हो रहा है, तो इसमें बड़े से बड़े दिग्गज भी कॉल नहीं लेना चाह रहे, बिकॉज़ यू नेवर नो व्हाट इज़ गोना हैपन। ठीक है? तो एक एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है ईक्यू एजुकेशन इंडस्ट्री में और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी, और ये ब्लाइंड स्पॉट ऐसे ही नहीं बना। मुझे ये सेम। पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ईक्यू है वो, आप कहते हैं ना, हम हमारा फर्स्ट स्कूल जो होता है हमारा घर होता है, हमारी फैमिली होती है। सो हुँ, फैमिली में ही कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँगी, जो मिलेनियल जनरेशन थी, उस हुँ, जनरेशन ने मतलब खाई तो मार-पीट आगे वाली पिछली जनरेशंस ने भी है, हुँ, लेकिन हुँ, मोस्टली ट्रॉमास उस जनरेशन ने सबसे ज़्यादा देखा है। मतलब हाँ, दुनिया को बदलते हुए देखा है, बहुत पास से देखा है उन्होंने, मतलब 21st सेंचुरी में भी रहे हैं और जो 20th सेंचुरी है उसमें भी रहे हैं। तो ऐसा हुँ, हुँ, बोलते हैं कि मिलेनियल जो है, मोस्टली मिलेनियल्स के मुँह से मैंने ये सुना है कि हुँ, ये जो जेन ज़ी जनरेशन है बहुत ही बिगड़ी हुई जनरेशन है। हुँ, हुँ, हमने तो मार-पीट खाई है, मार-पीट खा के इंसान सुधर जाता है। हुँ, हुँ, मोस्टली पेरेंट्स ही जो मिलेनियल के हैं, जो मेरी एज के पेरेंट्स बने हुए हैं, कि हुँ, जेंटल पेरेंटिंग कुछ नहीं होती है, ये बकवास है, मारो-पीटो बच्चों को सुधर जाएँगे। बट आई पर्सनली बिलीव मारने-पीटने से बच्चे सुधरते तो नहीं है बट ढीठ ज़रूर बन जाते हैं। उन्हें ये पता होता है कि अगर अभी थप्पड़ पड़ा तो ठीक है, इसका मैं क्या रिस्पॉन्स दूँगा एंड इसको मैं कैसे रेसिप्रोकेट करूँगा। वो एक सीख जाते हैं बहुत यंग जनरेशन में, अगर उनको बहुत ज़्यादा मारा-पीटा जाता है। सो व्हाट्स योर व्यूज़ इन दिस कि जेंटल पैरेंटिंग जो है, बिकॉज़ इट इज़ सिमिलर टू इमोशनल इंटेलिजेंस, हमें वहीं से मिलता है। हमारा पहला स्कूल घर होता है। तो व्हाट इज़ जेंटल पैरेंटिंग एंड हाउ पीपल मिसअंडरस्टूड दिस टर्म? ओके, सर इसको ना एक सिंपल उसमें देखते हैं कि हर जनरेशन को लगता है, देखो आप अगर मेरे दादा वगैरह अभी जिंदा होते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो उन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत चीजें देखी हैं। आप 5-6 पीढ़ियां पीछे चले जाओ तो क्या ही होता होगा, कुछ पता ही नहीं होगा, फैमिली ट्री नहीं पता होगा लोगों को, है ना? तो आज की डेट में तो काफी टेक्नोलॉजी और काफी चीजें बेटर ही हुई हैं पहले से। मिलेनियल्स का ये है, मुझे भी लगता था कि जेन ज़ी ऐसी है, बट मैंने फिर इस चीज़ को काफ़ी ब्रॉडर वे में देखा। हर जनरेशन अपने चैलेंजेस लाती है। ट्रू। हर जनरेशन की एक अपनी एस्पेक्ट होता है। हुँ, अब वो अलग बात है कि मिलेनियल्स एक ऐसी जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी की जो लैंडस्केपिंग चेंज हुई, जहाँ से आना शुरू हुआ, वो उसके मेजर पार्ट में उन्होंने उस चेंज को हुँ, फोर्सी फोर्सी करें एक्सपीरियंस किया, हुँ, उन्होंने बनाया किया ये सब। बट आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है कि हार्वर्ड की भी एक स्टडी है कि एक छत के नीचे ना देयर सो मेनी मल्टी जनरेशंस, हुँ, बूमर से लेके जेन एक्स से लेके मिलेनियल्स, जेन ज़ी, अल्फा, मतलब मेरे घर में तो मोरलेस सारे हैं। तो ये इसलिए भी हुआ है कि हेल्थ स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं, है ना? हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ गई है। तो आप इसको पॉजिटिव वे में देखिए। हुँ, अब हुँ, मुझे मारा-पीटा गया तो मैं भी सामने वाले को मार-पीट के बड़ा करूँ, तो ये तो चॉइस है ना, कि व्हाट काइंड ऑफ अ पेरेंट आई एम। अब मैं तो पहली बार अगर पेरेंट बना हूँ तो मैं भी सीख रहा हूँ। जैसे मेरा हुँ, बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं भी एज़ अ पेरेंट बड़ा हो रहा हूँ। तो आई हैव टू लर्न अकॉर्डिंगली। तो इसमें एक इंडिविजुअल की बात आती है कि आप कितना ओपन हो सीखने के लिए। ठीक है? एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप बड़े हो तो आप सही नहीं हो सकते। ट्रू, ट्रू, और एक 100%। बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता, बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे बच्चे ने अगर हमसे हम अगर छोटे पे पूछ लेते हैं अपने माँ-बाप से, कौवा काला क्यों है? तो हमें थप्पड़ बजा देता कि क्या बकवास बात कर रहा है? कौवा काला क्यों काला? बट बात ये है कि कौवा काला क्यों, उसके पीछे की एक बायोलॉजी होगी, कलर का हिस्ट्री होगी, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अब कौन जाके पढ़े, कौन एनसाइक्लोपीडिया खोले? आज की डेट में गूगल है, चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी, आप पूछ सकते हो। हुँ, सो टू रीच टुवर्ड्स एन इन्फॉर्मेशन,
convert it into a knowledge base has become more seamless. तो आपकी अवेयरनेस कितनी है इन सारी टेक्नोलॉजी को, और उस बच्चे के लिए विजन क्रिएट करने के लिए कोई इंडिविजुअल उस पे आ जाता है। तो हुँ, वहीं पे बात आती है कि हर कोई सीख रहा है, अब हुँ, सिखाने वाला कौन है ये मैटर करता है ट्रू, उसे। ट्रू। तो अब जो पेरेंट्स हैं, जो जिसने जिस तरह पाला-पोसा है, वो सब अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या होता है ना, जब अपना बच्चा होता है तो आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, उसके लिए बेस्ट करना चाहते हो, बट नॉट एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल इट। आप उसके बेसिक्स आप सॉर्ट रखो, बाकी उसको चॉइसेस लेने दो, खुद से सीखने दो, खुद से वो करने दो। मारना-पीटना तो कहीं सही नहीं है। इवेंचुअली यू शुड नॉट डू इट। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, और ना ही मेरा एनी जनरेशन, अनलेस अंटिल मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं ना उद्दंडी बालक है ना? ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अब मैं एक आध मेरे खुद के भाई हैं, अगर उन्हें ना पीटा होता तो अब ये ना मल्टीट्यूड ऑफ जनरेशन का एक अलग आ जाता है, तो वो इसमें है ना सही कि आंसर। हर जनरेशन के अपने अलग प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे आपने बताया। लेकिन इस जनरेशन में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है मतलब जेन ज़ी में स्पेशली नॉट जेन अल्फ़ा में, हुँ, हुँ। जेन ज़ी जनरेशन को बहुत ये बोल दिया जाता है कि टू सेंसिटिव, टू इमोशनल, तो उनको आप कुछ बोल नहीं सकते एंड आई थिंक इन्हीं की जनरेशन पे ये चीज़ लागू हुई थी कि स्कूल में टीचर ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकता है उनसे, मार नहीं सकता है। ये अब आज के स्कूल्स के मतलब ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आप नहीं तोड़ सकते हो। सो तो अच्छी बात है ना नम्रता हाँ, जी, नहीं ये अभी ने बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी हम बात है। हमारे साथ जो त्रासदियाँ हुई हैं, वो अगली जनरेशन के साथ। अब मेरे दादा ने वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा, या वो 1971 की लड़ाई में थे, तो हुँ, हर बार हर किसी को जंग में झोंकना ज़रूरी है। आई नो सर्टेन वर्ड्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, बट इस पे ना कोई राइट आंसर नहीं है। हर जेन ज़ी, हम कह रहे हैं ना, आप कह रहे हो कि बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि बटन दबाते उन्हें चीज़ें मिल जाती हैं। वो दे डिडन्ट वेंट थ्रू व्हाट वी वेंट थ्रू ना। सो व्हाई मेरे पिताजी अगर 10 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे, हुँ, तो मैं क्यों जाऊँ? सही या बात तो मैं आई एनवायरनमिस्टेड ऑल्सो हूँ। एग्री विद दिस मैं इसमें कुछ मतलब वो नहीं कह रही कि गलत है। मतलब लोगों के व्यूज़ होते हैं कि जेंटल मैं अभी एक ऐसी वीडियो देख रही थी, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है एंड वो बोलती है कि जो जेंटल पेरेंटिंग है मैंने ये सुना था, मैंने वो सुना था, मेरे को अभी मेरा दूसरा बच्चा हुआ है, तो हुँ, हुँ। मैं अपने बड़े बच्चे को बता नहीं पा रही थी, मैं उसको इतनी प्यार से बता रही हूँ, बेटा पढ़ ले, पढ़ हुँ, ले। हुँ, हुँ। एंड मेरे को गुस्सा आया मैंने उसके 2 थप्पड़ मार दिए, आराम से पढ़ रहा है वो। सो पीपल मिसअंडरस्टूड द वर्ड जेंटल पेरेंटिंग। जेंटल पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट नहीं होगे या आप उसको नो नहीं बोलोगे। हुँ, हुँ। इट्स लाइक कि आप नो भी बोलोगे, आप उसको बस अच्छी चीज़ें सिखाओगे बिना मारे-पीटे। तो इसको ना इस तरह कह सकते हैं, देखिए इसको ना फर्म ऑन बाउंड्रीज़, है ना? एंड सॉफ्ट ऑन इमोशंस। इसको आप समझ लो टेक्निकल टर्म्स में फायरवॉल एंड एंटीवायरस की तरह। ठीक है ना? तो पेरेंटिंग इस तरह से होनी चाहिए। आप रोकथाम नहीं कर सकते, आप अवेयरनेस ही क्रिएट कर सकते हो। बच्चा डिजिटल वर्ल्ड में वो जाएगा, उसे पता होना चाहिए गलत और सही क्या है, और फिर उसे उसे वो चूज़ करके ही, है ना? आप हर वक़्त उसकी जंग नहीं लड़ सकते। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड वी शुड नॉट लिव लाइक इम्मॉर्टल्स, वी आर मॉर्टल्स। हम ओल्ड होंगे, हमारी क्षमताएँ कम होंगी, हमें अपने बच्चों को सक्षम बनाना है, निडर बनाना है, साक्षर बनाना है, और ऐसा इंसान बनाना है, ऐसा व्यक्ति या जिसे कहते हैं आदमी औरत बनाना है, जो सही दिशा में जाए और लोगों को भी सही दिशा करे, और तभी आप जिसे कहते हैं ना, आप अच्छी सोसाइटी, एक ग्रेट नेशन बिल्ड कर पाओगे। हर बार प्रीवियस ग्लोरी में जीना ना सही नहीं होता, हमारे पूर्वज ऐसे वो कर गए। हम क्या कर रहे हैं और हम आने वाली जनरेशन के लिए कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और ज़रूरी नहीं हर किसी को करोड़ों पेड़ लगाने हैं, या मैंने 1 मिलियन बाय 2030 कर लिया। एक सिंपल सा स्टेप हुँ, होता है हुँ, 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 हुँ। कि जो आप उठाएँ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो भी कंट्रीब्यूशन है। हर किसी को ग्लोरीफाई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब छोटी-छोटी माइक्रो हैबिट्स कर लें, सुनें, उनसे बात करें, मतलब जो भी उसके कंसर्न्स हैं उसको जानें तो सही कि बच्चे के उसमें क्या पीड़ा उठ रही है, वो क्यों चुप है, वो स्कूल में क्या फेस कर रहा है। बुलिंग बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बहुत बुली रहा हूँ। मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी, मैं कभी अपने माँ-बाप को आके बता पाऊँ, बट
आज की डेट में अगर मेरा बच्चा आके मेरे को बताता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, चलो कम से कम मैंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहाँ मेरे बच्चे आके, बट इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पेरेंट्स को हम उस कटघरे में खड़ा कर दें जो ट्रू। कि मेरा भी पहले वो था कि नहीं आपने ऐसा, तो थोड़ा-थोड़ा जब मैच्योरिटी आती है ना, जब आप थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव बदलते हो तो आपको चीज़ें समझ आती हैं। जितना उनके पास था, जितनी उनकी समझ थी, जिनका जितना उनका रिसोर्स बैंक था, उसमें वो बेस्ट करने के लिए आपकी कोशिश कर रहे थे। एंड उनके अब अपने उसमें मतलब प्रॉब्लम्स या अपने ट्रॉमास थे जो वो खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। आज की डेट में कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं हमारी से पहले वाली जनरेशन के, जो आइडेंटिफाई करते हैं, जो बोलते हैं हमने गलत किया है, हमने बहुत सारी चीजें गलत करी हैं। एक्सेप्ट मैं बोलूंगी यस। कि हाँ, आप सही बोल रहे हो समहाउ कि यस, हर जनरेशन की अपनी प्रॉब्लम है एंड वो गलत नहीं होते हैं। अ, देखिए एक्चुअली क्या है ना, उस टाइम ना चीज़ें बहुत मैं अब हम्म। पीछे देखता हूँ ना थोड़ा, जैसे कहते हैं मेरे में और कामनेस आ गया है। और पिछले 1 डेढ़ साल में काफ़ी मैंने खुद प्रैक्टिस किया है। एक बार होता है ना, आप कई चीज़ें पढ़ाने लगते हो, कई चीज़ें खुद ही उस चीज़ को नहीं करते। तो अब ये होता था ना, आप अपने फादर से इतनी बात नहीं करते, स्पेशली बॉयज़, हम्म। गाइज़। Recently I started having a lot of conversation with my father and he started sharing a lot of things. और उसमें ये चीज़ें आती थी कि जैसे कई बार जैसे सुबह निकल जाते थे वो, मैं जब स्कूल से निकला उसके बाद ही चले, और फिर तब इतना कन्वेंस नहीं होता था पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आना। इंसान 5-6 बजे आ रहा है, 1.5-2 घंटा ट्रैवल करके, है ना? तो किसी तरह से कोशिश कर रहा है कि ज़िंदगी बसर हो जाए। उसमें फिर उससे ऐसे सवाल कर दो तो वो चीज़ नहीं थी। उनकी एजुकेशन भी तो उसी प्रणाली से आ रहे थे ना। तो हम जो एक्सपेक्टेशन है आज की रिसोर्सेज़ पे, हम उस टाइम पे बैठ के बात नहीं कर सकते ना। अच्छा, उस मेरा टाइम ना में जो यहाँ पे चीज़ एक क्वेश्चन है बिकॉज जी, यू आर अ बॉय एंड यू आर अ मेल, सो आपने बोला कि बॉयज जनरली अपने फादर से जो है बात नहीं करते हैं। हाँ, तो पहले नहीं करते थे, आज के टाइम में तो वो वाला बैरियर है ही। तो हाँ, ऐसा क्या चीज़ थी जो आप लोगों को रोकती है कि मैं अपने पापा को हग नहीं कर सकता, या मैं अपने पापा से पर्टिकुलर ये टॉपिक पे बात नहीं कर पाऊँगा? सो व्हाट इज़ द लाइक, ये एक फीमेल पूछना चाह रही है, नॉट लाइक आई एम होस्ट हूँ मैं इस पॉडकास्ट की, बट एज़ अ फीमेल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप लोगों को रोकती है इन सब चीज़ों से? 4-5 दोस्तों को बैठाना पड़ेगा नम्रता। फिर हम जो थोड़ा जब मेलो होंगे तभी सही आंसर निकल पाएगा। ये ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या रोकती है? कभी ना उस तरह की बॉन्डेज नहीं हुई। हुँ, उस हुँ, तरह की बॉन्डेज कह रहा हूँ, बॉन्डिंग नहीं बनी। हुँ। है ना? कि आई कैन अप्रोच हिम और सीधा मुद्दे की बात होती थी। अच्छा स्कूल पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ, चल रही है। अच्छा बड़े भी ऑफ़िस चल रहे हो? ठीक है। मेरी जब पहले नौकरी लगी और मैंने पहली छुट्टी ली अपनी नौकरी की, तो वो कह रहे, "भई तू ऑफ़िस क्यों नहीं जा रहा?" मैंने कहा, "छुट्टी ली है।" कहते, "क्यों?" मैंने कहा, "छुट्टी थी इसलिए।" कह रहे, "ये क्या मतलब होता है? कोई काम है तुझे?" मैंने कहा, "नहीं।" "तो फिर ऑफ़िस जा।" राइट? मतलब एट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कहा, यार ये क्या है, मेरे पास छुट्टी है, ये कह रहा है काम पे जा। एंड नाउ आई सी कि यार वो इंसान 30 साल नौकरी किया और वो एक वर्क एथिक है। तो वो मुझे एक वर्क एथिक सिखा रहे थे, बट मैं मेरे को ये था कि मेरा ये राइट है कि मुझे तो छुट्टी लेनी ही लेनी। तो वो मैं अब समझ में आता है कि दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर। तो है ना, ये ना एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब तो मैं फिर भी अपने फादर के साथ बहुत क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि लड़के जो है जब लड़कों के साथ भी बैठते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते हैं बिल्कुल भी। वो मतलब बताना प्रेफ़र नहीं करते। उन्हें लगता है कि बहुत दिन बाद नहीं फ्रेंडों करते। से मिले हैं तो ठीक है यार, इस मोमेंट में एन्जॉय कर लेते हैं। हाँ, तो पता है जैसे मेरा दोस्त है, ठीक है, इज़ देयर ओवरसीज़ है और मुझे उसे पता है मेरी क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, मुझे पता है उसके क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, और फिर भी हम उस चीज़ पे कभी सरफेस पे कोई बात नहीं करेंगे, चाहे हमें कितना ही बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस होगा आके कोई 2-4 लाइन बोल जाए। इट्स जस्ट दैट उसकी आवाज़ सुन ली, उससे बात हो गई, इधर-उधर की फालतू की बातें हो जाएँगी, बेसर-पैर एलियन सी बात कर लेंगे, जिन टॉपिक्स पे हमें समझ नहीं है उस पे कर लेंगे, मतलब ऐसी अनशन चीज़ें हो जाएँगी, दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड ये ना आप किसी बहुत ही सीनियर साइकोलॉजिस्ट भी पूछो या किसी से भी पूछो ना, वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। क्योंकि उस तरह से बचपन से वो बॉन्डिंग नहीं बनी ना, जैसे एक माँ-बेटी के बीच में होती है, बाप-बेटे में कभी हो ही नहीं। हुँ, हुँ। क्योंकि बाप हमेशा ऑफ़िस में रहता था। जो रहता जब आता था तब हमें पढ़ाई का वो रहता था। तो हमें लगता था जितना कम इंटरैक्शन हो,
जितना हम इन्हें देखें कि भाई कुछ भी होगा तो 2-4 तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हुँ। है ना? और एक रिस्पेक्ट कह लो, डर कह लो, इसकी वजह से ना उन्होंने अपने शेयर किया तो वो नहीं कर पाए। हम में इतना डर था तो ये हम जा नहीं पाए। अभी भी कई चीज़ें हैं जो मैं वो कहते हैं अच्छा यहाँ साइन करना है, वो करना है। एक टाइम तक मेरी कन्वर्सेशन मेरे फादर के साथ बस इतनी ही रही थी कि बेटा यहाँ साइन कर दे। अच्छा, ठीक। एंड दैट टू व्हेन आई गॉट मैरिड एंड ऑल कि मतलब अब मैं दुनिया में जाके कहीं किसी से बट व्हेन आई स्टार्टेड नम्रत जब मैंने तो पिछले 2 साल में मतलब आई हैव बिकम मोर इन टॉकिंग टर्म्स विद माय फादर एंड आई हैव बीन एबल टू बट अगर आप कहते हो हक करना वो करना नहीं वो वो चीज़ें अभी भी नहीं है। कई बार कर लेते हैं बट ओकेजन वाइज़ होता है, कर लेता हूँ अब मैं अच्छा, बट आज की पेरेंटिंग में क्या चीज़ चेंज हुई है? बिकॉज़ आज के जो बच्चे हैं वो अपने फादर के साथ वही सेम बॉन्ड होता है जो मदर के साथ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम में पहले जैसी नहीं है, स्पेशली मैं बॉयज़ की बात कर रही हूँ। तो हुँ। आज की पेरेंटिंग में क्या चीज़ चेंज हुई है जो पहले चीज़ थी और जो अब चेंज हो गई है जिसकी वज़ह से एक फादर और एक सन का बॉन्ड जो है, अब वो वैसा नहीं है जैसे पहले होता था? डिपेंड करता है कि फादर का एजुके किस किस बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है? कितना चिल्ड आउट है और कितना वो चिल्ड आउट होना चाहता है। देखो बहुत बैगेज है ऑलरेडी इतनी पिटाइयाँ खा-खा के बढ़ के आए हैं, तो हम नहीं चाहते कि यार हम अपने बच्चे को सेम ही एनवायरनमेंट सो इफ आई लुक एट माय सेल्फ मैं नहीं चाहता कि जैसा मेरे को एनवायरनमेंट मिला, मेरे को ये है कि क्यूरियस एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे मेरा बच्चा क्वेश्चन्स कर सके, वो कर सके तो मैं उसको वो एनवायरनमेंट देना चाहता हूँ। है ना? इट्स जस्ट लाइक कि जब मैं अपने बच्चे को टॉय स्टोर पे ले जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ, "भई अब मेरा सन नहीं है, मेरी तो डॉटर है, तो मैं तो भई मैं कहता हूँ कार ले ले।" जबकि मेरे को टॉयज़ की कमी नहीं रही। अब इसका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि नहीं मेरे को तो मेरे फादर ने खूब टॉयज़ लेके आते थे, जो बोरा भर-भर के ले आते थे। हुँ। सो ये सारी चीज़ें मतलब इस पे ना मतलब आई एज़ अ सन कैन ओनली एज़ अ फादर आई कैन ओनली से दैट पेरेंटिंग ना एक इंडिविजुअल लर्निंग प्रोसेस है। हाँ, इसकी आपको कोई ओपन किताब रहना से आप नहीं सीख सकते। नहीं आप पढ़ो बट अल्टीमेटली आपको ना आप चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते, पढ़ाई को सर पे चढ़ने नहीं देना और दुनियादारी को सर पे चढ़ने नहीं देना। बच्चे को बेसिक चीज़ों में एजुकेट कराओ और आप आज से 5 से 10 साल बाद क्या चीज़ें रहेंगी, नोबडी कैन असर्टेन दैट। तो आप जो आज पढ़ा रहे हो, वो शायद से आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद वो चीज़ नहीं रेलेवेंट रहने हुँ, वाली। हुँ, हुँ। तो आप उसको बेसिक्स उसके स्ट्रॉन्ग रखो, पीपल स्किल्स उसकी स्ट्रॉन्ग रखो, कम्युनिकेशन पे फ़ोकस रखो, उसके उसकी माइंडसेट इन सब चीज़ों में लगाओ एंड जस्ट हैव फन विद योर किड्स हुँ, ट्रू। एंड ऑल यू हैव इज़ टुडे। मतलब मेरा तो अब सिंपल सा फंडा ये रहता है कि जो है मेरे पास अभी है, अगले क्षण क्या हो जाए नहीं पता तो जस्ट हैव एट इट, है ना? तो इसका ये मतलब नहीं कि आप प्लानिंग नहीं करो बट इसका मैं कोई सही आंसर नहीं दे पाऊँगा नम्रता बिकॉज़ आई एम मायसेल्फ लर्निंग इंटो दैट डायरेक्शन एंड एक एक आप खाने के टेबल पे जब बैठते हैं तो आप किस तरह की बातचीत कर रहे हैं ये भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है? तो अपना एनवायरनमेंट आप खुद देखिए, अपने बैगेजेस आप अपनी शॉर्टकमिंग्स बच्चे पे मत लेके आइए। आप अपनी एस्पिरेशंस बच्चे में मत डालिए। आप जो आप खुद नहीं बन पाए आप अपने बच्चे मतलब उसके ड्रीम्स उसको जीने दो और आप उसके सारथी बन जाओ मतलब दैट्स द पॉइंट। मतलब 100 बातों की एक बात कि यू हैव टू एक बिकम द बहुत अच्छी सारथी। बात बोली आपने क्योंकि समहाउ यही चीज़ मिसिंग होती है पेरेंटिंग में कि आप अपने एस्पिरेशंस बच्चों पे डाल देते हैं, आप अपने ड्रीम्स बच्चों पे डाल देते हैं। उनको चूज़ करने दो, उनको बहुत एक्सप्लोर करने दो, देन उनको डिसाइड करने दो उनको क्या बनना है, क्या लाइफ में करना है। सो ये काफ़ी अच्छी लर्निंग है एज़ अ पेरेंट मैं बोलूँगी बिकॉज़ आज की डेट में बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं कि हमने पिटाई खाई है, चलो आओ, हम भी अपने बच्चों को पीटते हैं। सो वो वाली हो जाता चीज़ है भी सी है। as long as we learn evolve and that is what it is no parenting is right it's just that uh, your kid will teach you you should be open to learn वो feedback देगा आपको वो चाहे verbally दे दे वो दे दे उसका दिन बना दो मतलब सुबह सुबह मत परेशान करो मतलब अ, कितने मार्क्स काफी होते प्रॉब्लम हैं ये है मतलब ना सर कि हमने ना इंडिया की मैं स्पेसिफिक बोलूँगी कि हमने इंडिया में ये बोलते हैं कि पेरेंट्स जो है भगवान के समान होते हैं, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। जब आप उन्हें भगवान की कैटेगरी में कर दोगे, तो वो भगवान कभी सुनना चाहेगा कि आप गलत हो? नहीं सुनना चाहेगा। अब सो अब इस पे ना किसी आप जिन्होंने वेद पढ़े हैं और जो इसकी मतलब नॉलेज रखते हैं
उन स्पिरिचुअल लोगों को, मेरा तो बहुत सिंपल है कि आई गो कि ये मेरा जो काम है, मेरी कर्म भूमि है। व्हाटएवर आई डू, आई आई टेक इट दैट वे फॉर माय किड। जितनी मेरी सक्षम है, जितना मेरा सामर्थ्य है, जो मेरी उस दिन की कैपेसिटी है, उस तरह से कर रहे हैं। एंड एजुकेशन सिस्टम से हम सब हुँ, इसी हुँ, से हुँ। आए हैं, और ये एक पैटर्न होता है कि आप ये नहीं करोगे तो ऐसे हो हुँ, जाओगे। तो ट्रू, ट्रू। मेरा आप देख लो, मतलब इफ यू लुक एट माय नहीं मतलब मैं एकेडमिक। एक इंडिया का मैं बता रही हूँ कि ऐसी गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि आप ऐसी चीज़ें बोल देते हो कि फिर पेरेंट्स भी कितना वो ऑलरेडी बैगेज लेके चल रहे हैं एंड फिर आप उनकी मिस्टेक्स बताओगे, तो वो नहीं सुनेंगे ना। वो वन नहीं, नम्रता, अब आप इस चीज़ को इस तरह से देखो कि हम किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हम आप लोग, हम और आप काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास इतनी डिवाइसेज़ हैं। हुँ, हुँ, बट आप एक तरफ ज़रा-सा एक रिफ्लेक्शन ले जाओ कि एक लेबर क्लास है, जहाँ पे अभी मैं एक सोसाइटी देखने गया था यहीं पास में। हुँ, हुँ, वहाँ पे काम कर रहे थे मियाँ-बीवी जो लेबर हैं, हुँ, और उनका बच्चा वहाँ पे एक ट्रक लेके छोटा-सा किसी ने दे उसके साथ हुँ, खेल रहा था। हुँ, एक पेरेंटिंग ये भी तो है कि अपने माँ-बाप के साथ वो उस धूप, धूल-धक्कड़ में, यहाँ पे हमें थोड़ा-सा धुआँ हो जाता है, रुमाल और मास्क लगा लेते हैं, वो बच्चा उसी बजरी में उस सो हम किस तरह का समाज बना रहे हैं, किस तरह का, तो ये सिर्फ़ ये नहीं हो सकता कि सिर्फ़ जो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं और जो हुँ, हुँ, कॉर्पोरेट्स हुँ। में हैं, ये चीज़ वहीं तक रहे। सी दैट इज़ नॉट व्हाट आवर मिशन इज़। हम इस चीज़ को काफ़ी ग्रैन्युलर लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे एक पूरे मासेस तक एक मूवमेंट बने, जहाँ पे ईक्यू हर किसी का है। तो हर बच्चे का हक है इस भारतवर्ष में, जितने भी बच्चे हैं, उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए, और तभी हम उस चीज़ में, उस विज़न में सक्सेस हो पाएँगे। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स इट विल बी। इट्स नॉट जस्ट द एंटायर कंट्री हैज़ टू कम इनटू इट, और वो जनरेशन टू जनरेशन लगेगा। आप बाहर की बात करें, बाहर एक अलग वातावरण है, उनका एक कल्चर, उनका वे ऑफ लिविंग बहुत डिफरेंट है, हमें उनसे ना कंपेयर करना चाहिए। तो जो चीज़ें उनकी अच्छी हैं, वो इनकलकेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो हमारा डेमोग्राफी है, जो हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर है, जो हमारा कल्चरल सेटअप है, उसमें ही रहें तो बेटर है, क्योंकि हर चीज़ को कर्ब और मिक्स करना ना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, हर कोई समझ नहीं पाता है, ट्रू। और वो चीज़ नहीं चल पाती है। वो वहाँ पे फंक्शन कर रहा है, वेल एंड गुड। जैसे बीआरटी कॉरिडोर दिल्ली में बना था, तो वो यूरोपियन कंट्री में अर्जेंटीना वगैरह कहीं से कॉपी किया था, तो वहाँ पे तो गाड़ियाँ कम थीं। यहाँ पे नहीं सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि यहाँ पे वही गाड़ियाँ बहुत हैं। तो ज़र्नी की जो चीज़ एक के लिए सही है वो दू गुजरात गुजरात में वर्क कर रही है, वो चीज़ ये आपके बिहार साइड में वर्क कर लेगी, असम में वर्क कर लेगी। हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ का कल्चरल सेटअप क्या है, डेमोग्राफी क्या है, वहाँ की चैलेंजेस क्या हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं, पहले वो तो मीट हो जाए, फिर आप, क्योंकि असली तो आखिरी में रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए ना, फिर ईक्यू वगैरह फिर एक साइड प्लेट में। ट्रू। तो धीरे-धीरे इस चीज़ को जब हम रेगुलर एजुकेशन उसमें लेके आ पाएँगे, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 साल में ये चीज़ होगी, बिकॉज़ जैसे एआई ने शेप किया है, एक बहुत हुँ, बढ़िया स्किल सेट बन जाएगा ये, हुँ, तो फिर वो नीड ऑफ द आवर हो जाएगा। द मोमेंट इट बिकम्स नीड ऑफ द आवर, फिर इस चीज़ पे भी फोकस वापस आ जाएगा। हुँ, 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 तो ये ऐसा नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी वही रहा है, और ये मेरे और आपके ऊपर भी है कि हम कैसे करते हैं। ट्रू, बूँद-बूँद सागर बढ़ता है, घड़ा बढ़ता है, ये सागर जो भी है कहावत, ट्रू। वही वाला इसमें कहानी है। जैसे एक बहुत फेमस मैं बोलूँगी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ईक्यू में बहुत काम किया है, डेनियल गोलमैन। उनका एक मॉडल है जो 5 कोर एलिमेंट्स को बताता है। हाँ, हाँ। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ हाँ, रेगुलेशन, मोटिवेशन, हाँ, हाँ। एम्पैथी हाँ, हाँ। एंड सोशल स्किल्स। सो हाँ, आप जब ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मतलब आप जब ट्रेनिंग पे जाते हो तो आप अपने ट्रेनिंग के बेसिस पे कभी ऐसी चीज नोटिस करिए कि जो आपको लगा हो ये मोस्टली लोगों में मिसिंग है। ये वाला जो एलिमेंट है ये बहुत लोगों में मिसिंग है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपने देखा हो और रियल लाइफ एग्जांपल से आप बताना कि मोस्टली लोगों में आपने ये चीज मिसिंग देखी। मैं इसको कोट तो नहीं कर सकता किस ऑर्गनाइज़ेशन में और कहाँ पे, तो हम्म। बहुत हो जाएगा, बट मोर और लेस 2 चीज़ें बहुत लैक करती हैं। वन इज़ मोटिवेशन एंड वन इज़ एम्पैथी। और मोस्टली जो एम्पैथी है ना, वो सिम्पैथी में ट्रांज़िशन हो रखी होती है। अरे बेचारा, बेचारी, दैट इज़ व्हाट इट इज़। और ये 2 मेजर हैं, बट और भी सटल एस्पेक्ट्स होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस लैक्ड होती है।
अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग आते हैं, मुझे कहते हैं। अभी एक वर्कशॉप हुई थी, इट वाज़ नॉट ईक्यू की नहीं थी, एआई की थी, बट नहीं ईक्यू की थी। वी डिड वहाँ पे देयर वाज़ दिस पर्सन हू वाज़ फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड। कहते हैं मेरे को गुस्सा आ जाता है, मैं कैसे करूँ? मैंने कहा गुस्सा तो मुझे भी आ जाता है, मेरे में तो बहुत गुस्सा है, बट इवेंचुअली आप क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हो? तो ये एम्पैथी आपका, ये बहुत मेजर मेजर कंसर्न है, मोटिवेशन नहीं है लोगों में। एक एक सर्वे भी था, एक एक स्टडी थी मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली आई, मेरे को याद नहीं आ रहा किसने की थी, बट उसमें ये था कि अगर 80-85% अगर भारतीय जो काम कर रहे हैं, उन्हें अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फ्रीडम मिल जाए, तो आज के आज नौकरी छोड़ देंगे। तो अगर आप अपने आस-पास भी देखो तो कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है कि कोई ऑफ़िस क्यों आ रहा है? जस्ट तो अर्निंग मनी। हाँ, तो पॉइंट इज़ नहीं, देयर कैन बी मल्टीपल रीज़न्स। अल्टीमेटली लाइवलीहुड है, कुछ करना है, दाल-रोटी करनी है ना? हुँ, या तो वो अपने गाँव नहीं जा सकता, या उसके पास गाँव है नहीं, बचा नहीं, है ना? या उसे खेती-बाड़ी नहीं आती। कि कैसे वो ये सारी चीज़ें उगाएगा। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट, बट हम जब किसी को हायर करते हैं और जब हम किसी को कैसे वर्क फ्लो में लाते हैं, तो हम सिर्फ़ एक इंडिविजुअल को हायर नहीं कर रहे हैं, हम उसके साथ उसका जो 1 मीटर और 10 मीटर का दायरा है, जैसे मैं कहता हूँ द पर्सन 10 मीटर हुँ, रेडियस, उसमें उसकी बीवी, बच्चे, उसके पेरेंट्स, उसके इन-लॉज़, उसके दो काफ़ी चीज़ें आती हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सोचो कि आपको हायर किया हमने और या आपके हस्बैंड को कर दिया, हुँ, और उनको मैं उन आपकी आप दोनों की एनिवर्सरी है, 10वीं वर्षगांठ है, और मैं उस बंदे को रात के 10 बजे तक रोक के रख रहा हूँ। तो दिस इज़ वेयर ऐसे एक मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी किया था, वन शुड मैनेजर्स और एनीबॉडी शुड अंडरस्टैंड व्हेन वन शुड बी ऑनलाइन एंड वन वन शुड बी एट होम। तो ये सेंस ना लाना पड़ेगा। आप हर वक़्त हर किसी को एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते, और क्योंकि क्या होगा ना, जब नई जनरेशन आएगी ना, हम जेन ज़ी को बहुत वो कर रहे हैं। एक्चुअली वो ना सही क्वेश्चन पूछ रही है, सेल्फ अवेयर है। बट बट उनके पास ना वो डेप्थ नहीं है जो अभी, बट जिस दिन वो डेप्थ डेवलप कर ली, उनको जब क्लैरिटी आ गई ना, तो उनको आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनका सिंपल कह रहे कि भई 8 घंटे अगर आपने कहा कि वर्किंग आवर्स है, तो व्हाई आई शुड वर्क 8 मोर देन 8 आवर्स? हमें भी कहते थे ना 14-14 घंटे काम करो, हुँ, हुँ, खूब रगड़ के काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, एक बार मैनेजर बन जाओगे तो ऐश होगी, कौन-सी ऐश होती है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो क्या वर्किंग कल्चर बन रहा है? कितने घंटे काम करें? बंदे कर ही इंसान कर ही रहा है, 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी बन गई है? वो कैसे वो अपने घर में कैटर करेगा? फ्रस्ट्रेटेड नहीं घुसेगा तो क्या होगा? वो साल भर मेहनत करता है, आप उसको ऐसा अप्रेज़ल देते हो जो इन्फ्लेशन भी मीट नहीं कर पा रहा। ठीक है, फिर आपकी वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है, काफ़ी चीज़ें हैं, जहाँ पे जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको नहीं, तो एक विज़िबिलिटी वाली बात आती है कि भई विज़िबिलिटी और वैल्यू। सो लॉट ऑफ फाउंडर्स, लॉट ऑफ मैनेजर्स इस चीज़ में कन्फ्यूज़, विज़िबिलिटी, अरे वैल्यू कहाँ है भाई हुँ, हुँ, हुँ। दोस्तों? तो मतलब जो डायनामिक्स है ना वो हर जगह और इसमें भी खरा सर ऐसा होता है कि लोग एचआर को ब्लेम कर रहे होते हैं सब चीज़ों के लिए कि नहीं, एचआर। एचआर करेगा क्या? सी मैं आई I would be very honest. HR is in India is in a very nascent stage. आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करके चलो, इंडिया का जो कॉर्पोरेट है ना 20-25 साल 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा कह लो पुराना है ना? 90s से शुरू हुआ, हुँ, अब जाके हुँ, कॉर्पोरेट कल्चर बना है। हुँ, तो ये एक बहुत ही टॉडलर वाली एज है इंडियन कॉर्पोरेट जो है। अब अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ से कंपेयर करो उधर जाके, अमेरिकाज़ और इनसे, तो अभी तो एचआर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का ना एक्सटर्नल विंग है, और मैं सिर्फ 8-10% ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ इन इंडिया जहाँ पे 50 या 100 से कम लोग काम कर रहे हैं ना, वो दैट कंट्रीब्यूट्स नियरली अबाउट 80 टू 85% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हुँ, हुँ, वहाँ पे पॉलिसीज़ एचा वो कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, आने का तो टाइम है, जाने का टाइम नहीं होता। मतलब मेरे को वो याद आ गया पुरानी अमिताभ बच्चन की मूवी कि इस धंधे में तुम अपनी मर्ज़ी से तो आ सकते हो, बट जा अपनी मर्ज़ी से नहीं। मतलब आप सोचो कि वो इंसान क्या सोचेगा यार कि मैं घर कब जाऊँ? सही बात। उसने शादी की, किसी की नई शादी हुई, आप उस वो तबाह हो जाएगी। आप सो आप कोई अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहा, पलता-बढ़ता नहीं देख पा रहा अपने बेटे-बेटी को, हुँ, तो फिर उसका क्या ही मोटिवेशन है? ट्रू। फिर उसको साल में एक पार्टी दे दो जहाँ वो खूब 4-5 बार पैर हिला ले, हाथ हिला ले, 2-4 पैग लग जाएँ सब। सो ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन फैक्टर हो गए ना, इंटरनल पे काम कहाँ चल रहा है? इंटरनल पे काम ही नहीं चल रहा।
और इन इंटरनल पे इंडिया मतलब ये जितनी भी पॉलिसी एचआर पॉलिसीज़ बनती हैं, वो लीडरशिप बनाता है या एचआर बनाता है? नहीं, वो तो नीड बेस्ड बनती हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी कई पॉलिसीज ले आती हैं, बट अल्टीमेटली वो तो टीम को इम्प्लीमेंट, ग्राउंड पे क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा हुँ, है, एंड इट इज एवरीवेयर। चाहे सरकार बहुत अच्छी, सरकार की व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमईज में बहुत अच्छी स्कीम्स है, हुँ, हुँ, बट ग्राउंड पे कितना काम हो पा रहा हुँ। है? हम सोसाइटी में भी कई काफी रूल्स होते हैं, बट सो इट्स इट्स अल्टीमेटली कि आपके पास है कितना, एचआर के पास अथॉरिटी कितनी है। अल्टीमेटली जो आपको हायर कर रहा है, एचआर को भी तो वही हायर कर रहा है। ट्रू, ट्रू। एचआर कोई प्रकट थोड़े ना हुआ है। और एक बात मैंने ये भी देखी ड्यूरिंग माय करियर, इफ आई वांट टू स्टैंड फॉर समवन एंड देयर वर मल्टीपल केसेस, वो लोग खुद के लिए, खुद के राइट्स के लिए नहीं खड़ा होना पा रहे, तो मैं उनकी जंग कैसे लड़ सकता हूँ? हुँ, मैंने कहा ना, मैं सारथी बन सकता हूँ, बट तुम्हारे लिए तो युद्ध नहीं कर सकता ना। सही बात है, ट्रू। तो पीपल इफ दे आर नॉट रेडी टू टेक स्टेप्स जहाँ पे तो ये चैलेंजेस रहेंगे जब तक इवॉल्व नहीं होगा, जब तक 1-2 जनरेशंस खत्म नहीं होंगी ना, नई जनरेशन नहीं आएगी, फिर उसके पास चॉइस होगी कि हमें अपने माँ-बाप जैसे रहना है या हमें कुछ नया करना है। तो वो चॉइस धीरे-धीरे वो चेंजेस आएँगे, मेजर चेंजेस आप इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि पीपल हू आर सिटिंग एट द टॉप, हू हैव पावर, दे वुड बी रिलक्टेंट टू, व्हाई शुड, अगर मेरे पास ही इतना, मैं क्यों किसी को इतना वो दूँ? हमारे टाइम पे ऐसा होता था, तो वही होगा। तो और किसी बदलाव को लाने के लिए एक रेवोल्यूशन चाहिए, एक मूवमेंट चाहिए, लोग खुद तैयार नहीं रहते। मैंने बहुत देखा है आज की डेट में भी मतलब जो लोग इवॉल्व नहीं होना चाहते हैं, अडॉप्ट नहीं करते हैं, स्पेशली मैं फैमिलीज़ की बात कर रही हूँ, वहाँ ना हमेशा कलेश रहेंगे। ऐसे सेम विद द कॉर्पोरेट्स जो इवॉल्व नहीं होते हैं, अडॉप्ट नहीं करते हैं, आपके ऑफिसेज़ में हमेशा कलेश रहेंगे। आपका एम्प्लॉयी आपकी कभी इज़्ज़त नहीं करेगा, वो बस पैसे कमाने आ रहा है और पैसे कमा के चला जाएगा, वो आपको कुछ नया नहीं देगा करके। सो आपका तो क्या मतलब एडवाइस है उन कॉर्पोरेट लीडर्स को और उन फैमिलीज को जो इवॉल्व होना ही नहीं चाहती? नहीं, जो नहीं होना चाहता नहीं होना चाहता, आप इस पे क्या ही एडवाइस दें, है ना? आप एडवाइस उसको दे सकते हो जो सीखना चाह रहा हो, राइट? आई कैन नॉट मेक समवन लर्न और गिव एन एडवाइस टू पीपल हू इज़ नॉट या सीकिंग एडवाइस, फोर्सफुली तो हम है कर ही ना? नहीं बट सकते। देखो, कॉर्पोरेट्स ना थोड़े टाइम बाद खुद उन्हें इवॉल्व होना पड़ेगा। आइदर यू इवॉल्व बाय हैविंग अ विजन और अंडरस्टैंडिंग द पेन पॉइंट्स, और द चेंज और द यू नो एवोल्यूशन हैपेंस बिकॉज़ देयर इज़ नो स्कोप एनीमोर। राइट, जैसे पहले होता था, लोग चल रहे हैं, कागज पे ही चल रहे हैं, लेगेसी सिस्टम्स अपने जैसे वैसे ही हो रहा है, फिर एक्स ऑटोमेशन पे नहीं बढ़ रहे थे। हुँ, अब ना स्कोप नहीं रह गया, तो ऑटोमेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू सेव टाइम, यू हैव टू सेव मनी। सो वो धीरे धीरे ऑटोमेशन हर जगह आ ही गया, वो धीरे पुश हो ही जाता है ना। जैसे आप कार्स में देखो, धीरे धीरे वो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, बिकॉज इट इज व्हाट इट इज। तो कॉर्पोरेट्स को ये एडवाइस है, देखिए, मल्टी जनरेशन एक रूफ के अंदर होने वाली है। लॉट ऑफ, आप मेरी बात नहीं मान रहे, आप हार्वर्ड हार्वर्ड की बिजनेस हुँ। उनकी स्टडीज पढ़ लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, बाहर के उसमें क्या स्टडीज है। इट्स मल्टी जनरेशन अंडर वन रूफ। The companies were able to understand how they can utilize this power pact that is there in under the one roof. They will grow exponentially. और मैं यहाँ पे टॉप नॉच कंपनीज की बात नहीं कर रहा, मैं काम बात कर रहा हूँ एमएसएमईज, एसएमईज, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ इंडियन वर्कफोर्स काम करती है। कि आप थोड़े से अपनी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करो, आप अपनी हायरिंग प्रैक्टिसेस इंप्रूव करो, आपकी रिटेंशन वैसी हो जाएगी। थोड़ा-सा आत्मीयता ले आओ, इंसान को इंसान जैसे ट्रीट करने लगो। अगर कोई छोड़ के जाना चाह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से आया कहीं जाएगा। उसका जैसे एंट्री प्रोसेस होता है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जितना मैग्निफिसेंट होना चाहिए, उतना ही एग्ज़िट एग्ज़िट प्रोसेस मैग्निफिसेंट होना बहुत चाहिए। अच्छी बात बोली आपने, जो कि राइट, और ऑर्गेनाइज़ेशन फॉलो ही नहीं करती है। करनी चाहिए ना, मतलब मैं जब ये था तो मुझे ये था कि मेरे हाथ में नहीं है कि कौन एग्जिट करेगा, वो लाइन मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशन का, बट किस तरह करेगा, किस हिसाब से हम कर सकते हैं, कितना रिस्पेक्टफुली हम किसी को एग्जिट दे सकते हैं, दैट इज विद इन माई परव्यू। हुँ, हुँ। तो हम, तो वो चीज, वो कहते हैं ना, मेरे संस्कार, सामने वाला मेरे से कैसे बात कर रहा है वो उसके संस्कार है, मैं कैसे बात कर रहा हूँ वो मेरे संस्कार है। सो दिस इज व्हाट इज एन एचआर कैन डू एंड ऑलवेज डू। रेस्ट इज, दिस इज व्हाट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज, वी कैन नॉट टॉक मच, ये जैसा है वैसा ही आप रहेगा। ये बात कर क्योंकि रहे हैं मतलब जितनी भी मेंटल हेल्थ फर्म हैं, जो बहुत अच्छी इस टाइम ऊँचाइयों पे पहुँची हुई हैं, वहाँ पे भी
ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। एज़ अ साइकोलॉजिस्ट बोल रही हूँ मैं, मैंने काम हाँ, किया है कॉर्पोरेट्स में और मेंटल हेल्थ में ही काम किया है। सो मैंने वहाँ देखा है कि एक अलग टाइप का ना प्रेशर होता है आपके पास पूरे टाइम। सो जब मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी उस प्रेशर से गुज़र रहे हैं, तो फिर कॉर्पोरेट के लोग तो पता नहीं किस टाइप के प्रेशर से गुज़रते होंगे। सो द सेम इट्स वेरी सिंपल, व्हाट यू कैन नॉट प्रैक्टिस यू कैन नॉट प्रीच, ये वाली बात आ जाती है। और जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो भी इंसान है, वो कोई ऐसा तो नहीं कि वो अगर मैंने ईक्यू पढ़ लिया तो मैं बेताज बादशाह बन गया हूँ, उसका नहीं, मेरे खुद के डाउनफॉल्स रहते हैं। मैं जैसा प्रोफेशनल वर्ल्ड में हूँ, मेरे घर में मेरा ईक्यू लेवल वेरी डिफरेंट है, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग विद माय फैमिली इज वेरी डिफरेंट। तो तुम तो मेरे अपने हो, तुम्हारे को तो मैं अलग लेवल पे रखता हूँ, सो माय एक्सपेक्टेशन विद देम इज वेरी डिफरेंट, देयर एक्सपेक्टेशन विद मी इज वेरी डिफरेंट। एंड इन ऑफिस एनवायरनमेंट, सो ये एक फैक्टर हो जाता है। मल्टीपल लोग मल्टीपल जिंदगियां जी रहे हैं इसी तरह, प्रोफेशनल लेवल पे कुछ है, घर पे कुछ है, तो इतनी सारी डिजिटल लैंडस्केप बन गया है ना कि ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो जितना हम एजुकेशन, देखिए जो चीज़ जो लोग आ चुके हैं ना उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे नम्रता। ट्रू। इसलिए हमें अर्ली लेवल, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल, बचपन से ईक्यू को वो करना है, क्योंकि जो जनरेशन निकल गई, आने वाली जनरेशन जो है, जेन अल्फा, जो बच्चे हैं, इनको हम स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, स्ट्रॉन्ग एथिक्स सिर्फ अच्छा, ऐसी किताबों पे नहीं कौन-सी दे। चीज़ें हैं जो पेरेंट्स डेली लाइफ में अडॉप्ट करके अपने बच्चों को मतलब एक कहते हैं ना हाई ईक्यू दे सकते हैं? देखिए, इसके लिए ना आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपको इमोशंस, आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि अगर वो दूसरों के इमोशंस समझने से पहले अपने इमोशंस को पहले अंडरस्टैंड करे, उसको लेबल करे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो व्हाई आई एम बीइंग एंग्री, व्हाट इज कॉजिंग दैट एंगर। सेम हैज टू पेरेंट्स हैव टू प्रैक्टिस कि अगर उन्हें बच्चे पे गुस्सा है, क्यों आए? कि वो पढ़ नहीं रहा, या तुम्हारे पास टाइम नहीं है उसे पढ़ाने का। पॉइंट ये है ना कि आपने स्कूल भी पढ़ा, स्कूल में भेज रहे हो, वहाँ पे 18-25 हज़ार की आप फीस दे रहे हो, फिर आपने 7-8 हज़ार के ट्यूशन लगा दिया। उसके बाद मतलब आप 35 से 40 हज़ार महीना लगा रहे हो, उसके बाद भी बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, तो आपके दिमाग में चल रही है मैथमेटिक्स कि मेरा इतना आरओआई है बट ये आउटपुट नहीं आ रहा। तो हो क्या रहा है कि वो ऑफिस वाला ही एनवायरनमेंट रिपीट हो रहा है कि मेरे इतने पैसे लग गए, मेरा इतना टाइम लग गया, मेरा इतना एफर्ट लग गया, इतनी लोग लगा दिए, फिर भी ये नंबर नहीं ला पा रहा। सर गेम वहीं पे सर, आप समझो ना, उस बच्चे की है क्या एबिलिटी उतनी। एक आइन किसने कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ आई आस्क अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री, एम आई मूविंग द राइट डायरेक्शन। अगर मेरे को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे को कह रहे हो नहीं, तू तू ये कर, वो दूसरी जगह कर, तो नहीं हो सकता ना। हुँ। तो आप भी वही कर रहे हो ऑफिस में, जो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग दे आर कॉट इन द रॉन्ग जॉब, है ना। अगर आज बोल दो कि आज आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गया, आप क्या करोगे? आधे लोग आंसर ही नहीं कर पाएंगे सो कि मेन अगर आप। चीज़ जहाँ तक मैं समझी हूँ वो ये है कि इफ योर चाइल्ड इज़ आस्किंग सम क्वेश्चन, आप उनको रोको मत, उन्हें उनकी क्यूरियोसिटी को मत मारो। उनके साथ आंसर ढूंढो, अगर आपको नहीं पता तो गो फाइंड दैट आंसर विद देम। एक जर्नी पे जाओ कि हाँ भाई मुझे नहीं आता, मुझे भी नहीं पता, लेट्स एक्सप्लोर दिस। हुँ। आज आधा घंटा इस पे रिसर्च करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी भी नॉलेज बढ़ गई, आपका एक बॉन्डिंग हो गया बच्चे के साथ, प्लस आपने एक उसको भी स्किल दे दी कि रिसर्च ऐसे होता है, प्लस आप एक, so you have spent time, so you know, just pick topics and do it, it's not that difficult, it is very much possible। it just that हमें हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि मैं डिवाइसेस पे कितना रहना चाहता हुँ। हूँ, राइट। जस्ट लाइक आई सेड कि 9 o'clock के बाद गैजेट्स नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे कि मेरे जो मेजोरिटी ऑफ माय फैमिली स्लीप्स अर्ली एंड गेट्स अप अर्ली, मेरे को छोड़ के। मैंने शुरू में तभी बोला ना, मेरे साथ डिसिप्लिन का चक्कर क्या है ना, मैं क्रिएटिव फील्ड पे हूँ, मुझे 1:30-2 बजे लिखना होता है, तो मेरे को उठ जाता हूँ मैं। So I'm not the right person to seek that answer, but for every parent I'll suggest, let बच्चे नहीं सवाल करेंगे तो हम कितने ही करते हैं, कहाँ पहुंच गए, क्या खाओगे, खा लिया, पी लिया, लेट क्यों हो गए, है ना। फीमेल्स के अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, ये मैं इस ये वाला कलर कैसा रहेगा, है ना। वो एक स्टैंडर्ड जिसे है ना कि वो मेल फीमेल्स का चलते रहता है। बच्चों के पास 10 सवाल है, करने दो। ये पंखा रेक्टेंगल में क्यों क्यों है, स्क्वायर क्यों नहीं है, समझाओ भाई इसमें कौन सी फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है। बट वही वाली बात है,
हम एफर्ट नहीं मानना चाह रहे। हमने लग रहा है हमने 25,000 स्कूल वालों को दे दिया, 8,000 टीचर को दे ट्यूशन, दिया। आजकल तो ट्यूशन का भी एक कल्चर आ बट बच्चा तो मेरा है ना नम्रता, गया। वो मेरे से जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो अपने टीचर से, वो अपने ट्यूशन टीचर से, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी नहीं एक्सपेक्ट करेगा। वो आपने जो सवाल पूछा था ना कि मैं और मेरे फादर या जो बॉयज़, हुँ, द बॉन्ड इज़ मिसिंग। हुँ, हुँ, हुँ। दिस की जो वो मैं जर्नी लेना चाहता हूँ ना, बच्चा लेना चाहता है कि यार मैं अपने पापा के साथ इस जंगल को एक्सप्लोर करूँ, देखूँ इसके आखिरी में क्या है। हुँ, हुँ। वो जो उसमें फन है, जो डर है, जो मतलब कहानी है ना, जस्ट जस्ट दैट इज़ इट। वो बॉन्डिंग ही लग और धीरे-धीरे बच्चे जब बड़े हो जाएँगे फिर उनकी अपनी दुनिया हो जाती है। ट्रू, फिर आपको लगता है यार बच्चा मेरी सुन नहीं रहा। सुनने का टाइम तो चला गया, वो बॉन्ड ही नहीं क्रिएट हुआ ना। नहीं हुआ ना। हुँ। तो इसलिए बाउंड्रीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मुश्किल है, स्पेशली आजकल के पेरेंट्स के लिए, स्पेशली जिनके बच्चे 8-10 साल के हो गए हैं, वो ऑलरेडी 35-45 की रेंज में पहुँच चुके हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर देम कि एक 2008 में आया था जब गोल्डमैन सैक्स का हुआ था, जब हुँ। वो वाला, फिर थोड़े बहुत और बीच में इतने सारे हमने वो देख लिए ना, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डाउनफॉल्स एंड रिसेशंस एंड अभी क्या है ना, ईक्यू का रिसेशन हो रहा है। मेंटल हेल्थ का रिसेशन चल रहा है। देयर इज़ अ रिसेशन ऑफ इमोशंस दैट इज़ गोइंग ऑन। आप तो इसके लिए तो कोई और वो नहीं है, स्कूल में हमें काफ़ी इम्प्रूव करना स्कूल है, पड़ेगा। पेरेंट्स हैं, इन सबको ना मतलब मिलके काम करना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब देखी हैं, बच्चे आज की डेट में मैं ये नहीं बोलूँगी टू इमोशनल और टू सेंसिटिव। आज की डेट में लोग इमोशंस को कई बार अंडरस्टैंड भी नहीं करते। तो मैं ये नहीं हुँ, कहूँ हुँ। आज की जनरेशन में ऐसे लोग नहीं मिलते। हर जनरेशन में हर टाइप के लोग मिलते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आज की जनरेशन में इसलिए ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम इतनी जगह से इतनी इन्फॉर्मेशंस लेते हैं। एवरी हुँ, हुँ। प्लेटफ़ॉर्म मैं बोलूँगी लिंक्डइन हो गया, आजकल तो लिंक्डइन भी मुझे इंस्टाग्राम से कम नहीं लगता टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। तो हम मतलब इससे हमारे इमोशंस जो हमारी इमोशंस की जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है या वो डिग्रेड हो रही? नहीं, आप सही कह रहे हो नम्रता। सी मनी, मीनिंग, वेल-बीइंग जो है ना, ये दे इंटरसेक्ट टू फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस एट वर्क, ठीक है? और जेन ज़ी यही सीख कर रहा है। मिलेनियल्स ने इसका ना फाउंडेशन रख दी है। हुँ। नाउ जेन ज़ी सीकिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मनी, मीनिंग एंड व्हाट इज़ वेल-बीइंग। एंड अगर आप कई सर्वेज़ भी देखें तो उसमें ये है कि जो ऑर्गनाइज़ेशंस मेंटल वेल-बीइंग को सपोर्ट करेगी, हुँ। एंड दे हैव टू एड्रेस द रूट कॉज़। सिर्फ वर्कशॉप्स होने से नहीं, व्हाट इज़ द रूट कॉज़ टू इट, ट्रू। ठीक है ना? मैं अगर मोटा हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ? ठीक है ना? इफ आई एम ओबीज़, व्हाई आई एम ओबीज़? यू नो व्हाट आर द रीज़न? अच्छा, ये वाला खाना खा रहा हूँ, ज पैक्ड फूड खा रहा हूँ, तो उसको रूट कॉज़ पता चल गई, तो अब उसको रूट कॉज़ को हटाओ ना। सो जेन ज़ीज़ एंड मिलेनियल्स, they are in a way they are saying we want to support mental health. Millennials कह रहे हैं यार हम बहुत कुछ जा चुके हैं, उन्हें लग रहा है यार हमारे साथ ही क्यों इतना। But this is what it is, you know, we are the generation which has to forebear many things हुँ, so that the coming generations can benefit from them. मुझे ये लगता है कि as a millennial myself, मुझे और भी चैलेंजेस और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करनी पड़ेगी, ताकि जेन ज़ी, अल्फा और जो भी हुँ, आने वाली जनरेशंस हैं, उन्हें वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल पाए, उन्हें वो स्टेबल मेंटल हेल्थ एनवायरनमेंट मिल पाए, वो अवेयरनेस, वो ईक्यू मिल पाए, जहाँ से वो अपने को फर्दर एस्टैब्लिश कर पाएँ और आने वाली अपनी जनरेशंस, अपने बच्चों को वो चीज़ें दे पाएँ, जो प्रीवियस मेरे फादर की या मेरे ग्रैंडफ़ादर की जनरेशंस में मिसिंग रही हैं। आई थिंक दैट वुड बी अ वे टू लुक टुवर्ड्स इट। उसमें फिर ना आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएँगी, ठीक है? जैसे सो आपने दैट इज़ बोला ना वो डॉट्स को कवर करना, नाउ हाँ। दैट पॉइंट प्रूव कि हाँ, हमें डॉट्स को कवर करना है, हमें वो गैप्स फिल करने हैं सो दैट वो जो एक गैप आ गया है मतलब जनरेशंस के बीच में वो फिल हो जाए। जनरेशन गैप रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पर्पस ड्रिवन वर्क और होना चाहिए। सी दीज़ व्हाट मिलेनियल्स आर आल्सो नाउ लुकिंग कि यार व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड माय वर्क? जेन ज़ीज़ आर सीकिंग आउट इट। सो
In fact, 92% of millennials want, it is very critical to them, ki what is my purpose-driven work? And those organizations, if they are not able to give, they will face a lot of challenges when it comes to hiring the resources. और उनके पास वो वाले हमारे वाले challenges नहीं है. They are much more free than what we were. So this will be there. This would be a great next 5 years would be very amazing in terms of how things are moving on. And you'll see that organizations would be adapting. Infosys ने मेरे ख्याल से अभी किया है 9 hours का कुछ 9.15 का उन्होंने ब्रैकेट लगा दिया है कि इसके बियॉन्ड नहीं, जबकि अभी 90 आवर वर्क वीक की बात चल रही थी तो लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलूँगी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में है ऐसा कि वहाँ पे वर्किंग आवर्स जो है फिक्स्ड है, लेकिन लोग तब भी लोगों से काम करवाया जाता है और उसके पीछे होती है पॉलिसीज कि अगर आप इतना काम करोगे, इतने आवर्स एक्स्ट्रा करोगे, आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा। उसमें कहीं ना कहीं वो मनी फैक्टर ऐड कर देते हैं, तो बंदा जो है वो लालच में आके काम करता ही करता है। नहीं, पैसे के लिए तो काम है। इस चीज में मैं देखो, इसमें अगर पैसा जहां मिलेगा, सो वेयर योर मोटिवेशन इज, वेयर सी मनी इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर, और वो ना फर्स्ट सेकंड पे नहीं होता, वो हमेशा पैरेलल होता है। ट्रू। ये इस पे कोई कहानी नहीं है, मनी इज वेरी मच नीडेड, आपको चाहिए, ठीक है। और हर कोई ज्यादा ही करना चाहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आप अपनी स्किल बढ़ाओ, आप अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग करो, आप उस लेवल पे आ जाओ जहाँ पे आपको वो चीज मिलने लगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इफ यू वांट टू सीक मोर, यू हैव टू गिव मोर। इसकी कोई सेकंड डेफिनेशन नहीं है। So if you want to achieve success, lot of success, you should be willing to sacrifice lot of things. अल्टीमेटली बात ये आ जाती है कि आप सैक्रिफाइस सब कर रहे हो बट मिल कुछ नहीं रहा, फिर वो चैलेंज आ जाता है कि मुझे नहीं, है ना, कि अगर 14 घंटे काम करके अगर आपको काफी पैसा मिल रहा है तो आप, बट एट अ सर्टेन पॉइंट, इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन वेयर यू वांट टू बी। किसी को पैसा चाहिए, किसी को सुकून चाहिए, तो सुकून तो फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव चले जाओ, वहाँ खुद ही खेती बाड़ी करो और अपना वहां पे भी उगाओ और जिसको सुकून ढूंढना होता है chaos पे भी सुकून ढूंढ लेता है, मैं बोलूँ। I think we are, this conversation can go into a very spiritual conversation, Namrata, but I think working environments need to evolve. They must evolve rather than forced evolution. Uh, Gen Z is a मेरा पर्सपेक्टिव एक साल पहले बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट होता जा रहा है। और वो इसलिए कि आई जस्ट हैड अ वेरी सिंपल कॉन्वर्सेशन विद माय ग्रैंडमदर। मैं भी जब रिसेंटली लखनऊ गया, मैंने कहा ये जो नए बच्चे हैं ना, ये आजकल ना सुनते नहीं है। मैं कहता तुम लोग कौन से सुनते थे? तू सुनता था बट तेरे भाई बहन तो नहीं सुनते थे। तो धीरे धीरे सब सुनने लगते हैं, उनको समझने वाला भी इंसान कोई चाहिए। सो इट्स इट्स बेटर, हमने उन्हें काफी रिडिक्यूल भी कर दिया, काफी पिन पॉइंट भी कर दिया। नाउ इट्स हाई टाइम दैट सीरियसली वी really get into the depth of what they are seeking, how we can manage around it, कितना पॉसिबल है, प्लॉजिबल है, और कितना रैशनल है। इरैशनल चीजों की तो कभी किसी एनवायरनमेंट में जगह, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल में स्कोप नहीं होना चाहिए। और उस तरह का वर्क एनवायरनमेंट्स में चेंजेस आना चाहिए। जिस तरह से मेरे बाप दादा काम करते थे, मैं नहीं कर सकता था, सेम वैसे ही मेरे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे और ये जनरेशन भी नहीं कर पाएगी। तो वर्क एनवायरनमेंट नीड्स टू चेंज, नीड टू अडाप्ट। I think global organizations are doing that. It's very important for MSMEs and SMEs to come out of that rut and inculcate amazing work environment जिसमें कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। नहीं तो नहीं लोग काम करेंगे, लेबर्स नहीं मिल रहे। तो स्किल्ड वर्कफोर्स में तो बहुत चैलेंज आएगा जब एंटरप्रेन्योरशिप और इन सब, जब लोगों को लगता है कि मैं 14 घंटे तुम्हारे लिए क्यों, मैं अपने लिए काम कर लूं। सी विद AI दिस विल चेंज, and that's why you need to be aware कि feedback, mentorship, formal training programs, peer learning, collaboration, ये बहुत aspects important हैं। आपकी soft skills is just not soft skills, it's very critical। आपकी leadership, networking, empathy, communication बहुत बड़ी चीज है। time management skills, भाई 12-12 बट घंटे यहाँ काम कर पे रहे एक हो, क्या कर रहे हो? क्वेश्चन मेरा इसलिए अराइज होगी क्योंकि आपने बोला कि सॉफ्ट स्किल्स, लोग ना ईक्यू को सॉफ्ट स्किल्स से जो है मिस इंटरप्रिटेट कर देते हैं कि ईक्यू इज इक्वल टू सॉफ्ट स्किल्स।
अब इस पे मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इस पे तो बहुत अच्छा डिबेट भी हो सकता है। ऐसी सॉफ्ट स्किल्स तो ईमेल राइटिंग स्किल हो गई, ईक्यू इज अ वेरी बिगर एम्बिट, है ना? उसके अंडर एक अम्ब्रेला आप कह अच्छा, सकते हो एक आ जाएगा। नॉर्मल डेफिनेशन अगर हमें देनी हो कि सो दैट हमारी ऑडियंस जो है बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाए। वैसे पता सबको है कि ईक्यू होता क्या है, बहुतों को हम्म नहीं भी पता होगा, तो ईक्यू होता क्या है, मतलब व्हाट इज ईक्यू? इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन, देखिए इमोशन जैसे आईक्यू होता है ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, हम्म। कि आपके किस किस उससे आपका आईक्यू, ऐसा इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको सिंपल समझना चाहो तो कैसे आप अपने इमोशंस को समझ पा रहे हो और कैसे सामने वाले को समझ पा रहे हो, ये उसका आकलन होता है। सो जिसमें दैट इज व्हाट इट इज। तो इसको आप समझो कि आप अपने से कैसे इमोशंस को डील कर रहे हो, समझ रहे हो, ये वाली चीज़ें हो गई। वरना तो आप डेनियल गोलमैन या किसी की भी डेफिनेशन में चले जाएँगे तो बहुत, फिर वो फिर वही स्कूल खुल जाएगा। बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मूव्स यू, व्हाट इज़ व्हाई यू आर गेटिंग सैड, व्हाई इट इज़ अपने इमोशंस को लेबल करो, उससे क्या एक्शंस आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप देखो। जब एक एक होता है इंटरपर्सनल स्किल्स हम लिखते हैं ना, हम्म। सॉफ्ट स्किल्स की, इंटरपर्सनल स्किल्स की सामने वाले से बढ़िया ताल्लुकात होने हम्म। चाहिए, वो होना चाहिए। एक होता है इंटरपर्सनल स्किल्स, हम्म। ईक्यूज के 2 ये पैरामीटर्स आ जाते हैं। अगर आप देखना चाहो, इसको सब डिवाइड करना चाहो, जो आपने 5 फैक्टर्स बोले थे उसमें से। तो इंटरपर्सनल स्किल्स की भई सामने हो, बट उससे पहले आता है इंट्रापर्सनल, कि मेरे खुद के साथ क्या बातचीत चल रही है। तो अगर आप अपने बारे में आप उल्टा सोचते हो या आप अपने को खुद को ही डिमीन करते हो, या कहते हैं तू क्या ही कर लेगा ये क्या, तो दैट इज व्हाट इट इज। सो हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ इज अ वेरी मेजर ट्रू। एस्पेक्ट, व्हिच इज अ वेरी अंडरलाइंग पार्ट। इस पे ना कोई बात नहीं करता ईक्यू पे। हम्म। तो ऐसा नहीं है ना कि आप बड़ी-बड़ी बातें करते हो और आप ग्राउंड लेवल पे चीज़ें तभी नहीं हो पाती, है ना? कि आपका जितना भी ईक्यू बेस्ड सिस्टम होना चाहिए या एजुकेशन सिस्टम में इनकलकेशन होना चाहिए, वो बहुत ग्रैंड लेवल का नहीं होना चाहिए। वो बहुत बेसिक लेवल का होना चाहिए, ताकि एक जो गाँव में भी बच्चा है ना, या कोई लेबर क्लास का भी जो बच्चा है, जो हम्म। वहाँ तक भी वो चीज़ें, जो सरकारी स्कूल में भी जा रहा है और जो प्राइवेट स्कूल में भी जा रहा है, वहाँ पे ना कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो सकती इस चीज़ मामले में। इस चीज़ में तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। इट कैन नॉट, दैट वॉल कैन नॉट बी देयर, कि सरकारी स्कूल में ये बेनिफिट्स हैं और प्राइवेट स्कूल के ये बेनिफिट्स हैं। तो वो चीज़ नहीं कर सकते आप। इसमें कोई वाद-विवाद आना नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा आगे चला गया, क्योंकि पार्ट ये है ना कि कोई भी चीज़ होगी, आप कोई भी चीज़ बिल्ड कर दोगे, किसी भी चीज़ की डेफिनिशन बना दोगे, तो वो बस बुकिश कोई, लैंग्वेज ही बन के रह हाँ, जाएगी। बुकिश लैंग्वेज बन जाएगी। वो कहते भी ना, मैं तो किताब लेके बैठा हूँ, तो इसमें तो हमारे 2 लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ये वो ग्रेट है, बहुत चीज़ है। हम्म। मतलब एक-एक इसमें ना एक बहुत बड़ा फ़ैसिनेटिंग है। हम्म। जिसमें इस बुक में ना एक चैप्टर है, चैप्टर के एक पॉइंट है वेयर इट सेज, डैनियल गोलमैन सेज, लाइफ विदाउट एम्पैथी, द माइंड ऑफ द मॉलेस्टर एंड द मोरल्स ऑफ द सोशियोपैथ। तो इसमें वो एक कहानी बता रहा है कि नैन्सी कैरेगिन की, 1994 की, मतलब पढ़ी है अभी, बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सी बुक अ, है ये? ये डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके। सो व्हिच इज़ ऑलवेज़ देयर। तो 3 बुक्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर स्पेशली कोई कॉर्पोरेट्स में जा रहा है। एक तो ईआई पे पढ़ लें, डैनियल गोलमैन की, इट्स अ, बहुत पुरानी किताब है, और जहाँ से भी थोड़ी बहुत रिसोर्सेज़, गो थ्रू इट। देन इज़ स्टार्ट विद योर व्हाई, साइमन सिनेक। ओके। सी मोस्ट ऑफ अस हु आर वर्किंग और डूइंग, और ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपका व्हाय क्या है? व्हेन आई स्टार्टेड, मैं काम तो करना शुरू कर दिया था बिज़नेस, बट मेरा व्हाय क्लियर नहीं था। सो आई स्टार्टेड रीडिंग दैट। सो उसमें आपका गोल्डन सर्कल आता है, व्हाय, व्हाट, हाउ, ये सारी चीज़ें कवर। एंड देन इज़ वन इज़ 48 लॉज़ ऑफ पावर। ओके। That is an amazing book. It's the first law of power states, never outshine your master. मतलब हम हमेशा कहते हैं बॉस से बढ़िया काम, तो हाँ, ये बुक पढ़िए, मतलब इट्स नॉट समथिंग आई वुड लाइक टू मैं प्रीच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब सारी बुक्स। हाँ, हाँ, डाल दे। ये मतलब ये एमबीए में 1-2 बुक्स तो ये होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, वही फंडामेंटल्स बता रहे हैं, वही डेबिट क्रेडिट चल रहा है। ये पार्ट होनी चाहिए करिकुलम्स का। नहीं भी है तो आई थिंक टीचर्स शुड सजेस्ट, एंड इवन टीचर्स इफ दे आर नॉट सजेस्टिंग, स्टूडेंट शुड गो आउट। नहीं पढ़ोगे
तो 10 साल बाद चीज़ें समझ आएँगी, ट्रू, जैसे हमें आ रही हैं, ट्रू, ट्रू। ठीक है? तो दैट इज़ व्हाट इट एंड इज़। आपकी बाकी बुक का नाम क्या है? बिकॉज़ यू आर आल्सो अ लाइक बेस्ट सेलिंग ऑथर इन इंडिया। तो वो तो मेरी जो कविताएँ देखो, वन इज़ द डेविल्स हॉर्स इटसेल्फ, then is the canvas of darkness which became an Amazon bestselling, then is the colors of the heart जो बीच की है, इन दोनों के बीच की। तो एक सीरीज़ है, चौथी बुक अभी पाइपलाइन में, टाइम नहीं मिल रहा मुझे कंप्लीट करने का। सो यूजुअली मेरी एक सिंगल बुक में 20 पोएम्स होती हैं, तो इस जो 4th एडिशन आ रहा है, उसमें मैं 30 पोएम्स को कर रहा हूँ। सो व्हाट आई ट्राई टू कन्वे इज़, नम्रता, इज़ darkness and light. To find light, you have to travel to the depths of your own darkness to understand what light means to you. And हम वो प्रतिबिंब अपने अंतर्मन में ना, वो गहराई में हम खुद ही जो डार्कनेस है, जो वो फैक्टर है, वो हम खुद ही उससे भागते रहते हैं। So, मुझे ऐसा जो चीज़ें लगता है मैं पर्सनली कि पोएट या राइटर वही बन सकता है जो इमोशंस को बहुत गहराई से फ़ील करता हो। अदरवाइज़ मैं मतलब पर्सनली क्योंकि मैं लिखती हूँ तो इसलिए मैं वही लिख पाती हूँ जो मैंने फ़ील किया है। तो ये मैंने लिखना 9वीं क्लास से स्टार्ट कर दिया था। हुँ। तो तब क्या होता था, मैं ना आई वाज़ नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग, तो मैंने कहा यार ये सारे जो मेरे थॉट्स हैं मैं क्या करूँ? तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर मैं बड़ा सीधा-सीधा मैंने कहा ये डायरी किसी के हाथ में पड़ गई तो वो तो साफ पता चल जाएगा। तो फिर आई स्टार्टेड, मैं ऐसे घुमा-फिरा के लिखने लगा कि मैंने कहा जिसकी समझ में आए, जिसके ना आए, ना आए। सो देन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, तो जो भी मैं देखता था अपने घर में चल रहा है, कहीं पे चल रहा है, तो ये सारी मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस ही हैं। ऐसा नहीं जैसे कई ऑथर कहते हैं ना, ये मेरी आप बीती है या किसी को मैंने देखा। सो मोस्ट ऑफ माय बुक्स आर डेडिकेटेड टू स्ट्रेंजर्स व्हिच हैज़ लेफ्ट अ such heightened impression and a part of my learning curve, जो उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया। और ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो कभी कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं या मैंने कभी इंटरव्यू लिया, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, नम्रता, वे मेरे एचआर करियर में ना सबसे प्रोफाउंड मेरे लर्निंग एक्सपीरियंसेस ना वो इंटरव्यू कैबिन्स में रहे हैं, हुँ। जहाँ पे इतने लोगों की कहानियां आई हैं ना, एंड पीपल डू ओपन अप और वो इतनी कहानियां शेयर करके गए। तो जब भी मेरा मूड खराब रहता था या मुझे लगता था, कोई ना कोई आता था अपनी ऐसी आपबीती सुना के चले जाता था। तो मेरा मोटिवेशन लेवल ना एक अलग ही बनता था। सो आई मोस्टली डेडिकेट माय बुक्स टू दीज़ पीपल ओनली व्हिच हैव लेफ्ट अ वेरी uh, वेरी ऐसे प्रोफाउंड मार्क पीपल हू आर ऑन माय हार्ट एंड नॉट सोल। एक्सप्रेस देयर इमोशंस। Yes, so I used to be very less expressive, so I started writing. Now I have more better vocabulary, better understanding of my own self and of my purpose. So I'm able to express myself better. पहले clarity नहीं थी, पहले उतना confidence नहीं था, trust नहीं था, तो शायद से नहीं कर पाता। Now I have that ecosystem around me in my family where I'm able to do that, which I built over the years by bringing clarity to myself rather than expecting clarity from others. I think it So, takes times to like evolve or to adopt things and same with the family yes, also. So बहुत टाइम लगता है किसी चीज को क्रिएट करने में एंड जब वो क्रिएट कर जी। जाती है यू फील सिक्योर, यू फील लाइक जो आप चाहते थे वो हो गया, वो अचीव हो गया। सो समहाउ एक अचीवमेंट, वो भी एक टाइप की अचीवमेंट होती है जो समहाउ पीपल आर लैकिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि ये भी अचीवमेंट है जो मैंने अपनी फैमिली में अचीव करी है। हाँ, सो मतलब ऑब्वियसली वो बहुत बढ़िया लगता है कि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट जन एंटरप्रेन्योर, मेरे से पहले किसी ने नहीं किया और मैंने अपनी किताब लिखी और ये चीज़ें मुझे द कलर्स ऑफ द हार्ट के लिए एमिली डिकिंसन 21st सेंचुरी अवार्ड मिला। ये सारी चीज़ें मतलब दिस इज़ वेरी बट आई कीप माई सेल्फ वेरी मच ग्राउंडेड, क्योंकि मैं ये नहीं भूलता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से स्टार्ट किया और वो ही दोज़ आर माय स्ट्रॉन्ग रूट्स दैट कीप्स मी अलाइव, दैट्स गिव्स वाटर टू दोज़ रूट्स हम्म। एंड उड़ना ठीक लगता है बट यू नो एज़ अ पर्सन आई जस्ट somehow understand people, their challenges and कहीं पे भी मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। कंट्रीब्यूट नहीं भी कर पाऊँ तो उनको एक कान दे पाऊँ जहाँ पे वो कुछ हम्म। बोल रहे हैं सुन लूँ। इफ आई कैन लेंड अ शोल्डर दैट वुड बी ग्रेट एंड दैट्स व्हाट माय एंटायर करियर हैज़ बीन इन ह्यूमन रिसोर्सेज़, कि मैं जितने लोगों को रिजेक्ट करता था मैं कोशिश करता था कहीं न कहीं उन्हें फीडबैक दे पाऊँ, कुछ तो वैल्यू देते हुए जाऊँ।
और ये मेरा थॉट प्रोसेस रहता है। टीम को भी यही बोलता था नम्रता कि यार जो जा रहे हैं बाहर, प्लीज इनको फीडबैक दे के भेजो, कुछ तो बता के भेजो। सबको नहीं भेज सकते, कोशिश करो 80%, 90%। एंड टीम यूज्ड टू अंडरस्टैंड इट। हुँ, 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 वी वर एबल टू डू वेल इन हुँ, दैट एरिया। बाकी यही सब कहानियां हैं, यही सब चीजें हैं। एक किताब भी मेरे लिखने में है। मैं आई स्टार्टेड राइटिंग हुँ। अपार्ट फ्रॉम पोएट्री, व्हिच इज फोकस्ड टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट सेटअप इन इंडिया। उसमें कुछ किरदार बनाए हैं, देखते हैं कैसे आती है, क्योंकि आई एम नॉट ग्रेट एट राइटिंग दैट वे। पोएट्री में लिख देता हूँ, शब्दों का हुँ, हुँ, हुँ। हेर फेर करने में आ जाती है समझ। दैट इज व्हाट इट इज, बट आई आई लव डूइंग दैट। आई मतलब मुझे एक कोना दे दो और कहीं पे भी बैठा दो, मतलब हवा है, पंखा है, एसी है, फर्क नहीं पड़ता। ये वही लोग वुड लव कर टू। सकते हैं सर जो बहुत मतलब कहते हैं ना, आपने बोला अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। एंड सेम लाइन मेरे फादर भी मुझे बोलते थे, नेवर फॉरगेट कि आप कहाँ से आए हो, आपकी रूट्स क्या हैं। सो अपनी रूट्स कभी मत भूलो। जो लोग अपनी रूट्स भूल जाते हैं, वो लाइफ में बहुत आगे तो निकल जाते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ से ना सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि समहाउ वो चीज़ वो अपनी फैमिली में ढूँढते हैं और वो मिलती नहीं है। मतलब सेटिस्फैक्शन में ना, सेटिस्फाई मतलब मेरे को आज तक ये वर्ड ही नहीं समझ आया, क्योंकि मैं खुद कई चीजों से मैं नहीं, अगर मैं चीज से सेटिस्फाई हो गया नम्रता, तो फिर ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी नहीं बन पाएगी। सैटिस्फैक्शन का एक मैं बोलूँगी एक पैरामीटर ये है कि आपकी लाइफ में ना रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। जिसकी लाइफ में रिग्रेट्स नहीं होते हैं ना, वो पर्सन आप कह सकते हो सैटिस्फाइड है अपनी लाइफ को लेके समहाउ। सो इवॉल्व करना पड़ेगा हाँ, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एवरीबॉडी रिग्रेट। सो आप इवॉल्व करोगे उसमें से, मतलब आप जाओगे, एक जैसे कहते हैं ना, एक पूरा टनल आएगा रिग्रेट्स का। सो अल्टीमेटली यू हैव टू गेन दैट। अगर तो लाइफ कुछ किताबें। कुछ मतलब अचीव करना है तो आप अपने काश को ना पीछे छोड़ दो। काश काश लगाते जाओगे तो लाइफ कुछ आप अचीव नहीं कर पाओगे। काश हाँ, सो यू हैव टू बिकम एक्शन ओरिएंटेड कि मैं, मेरे को एनवायरनमेंट नहीं मिला, मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरा ये था वो था। आप एक टाइम आएगा आप दुनिया को ब्लेम करोगे, फिर आप वो वहां से हट के आप आओगे कि भाई मैं, आप खुद को ब्लेम करने लग जाओगे। सो इवेंचुअली यू हैव टू ओवरकम दैट, यू स्टॉप ब्लेमिंग एनीबडी और योरसेल्फ, एंड यू जस्ट इवॉल्व, कीप ऑन डूइंग ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर इवन बोरिंग एट टाइम्स। एंड आप देखोगे कंसिस्टेंट रहोगे, देन यू विल बी। इफ यू लुक एट माय जर्नी, मतलब मेरे को आज मैं जो चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, हुँ, शायद से मैं कभी कर भी नहीं पाता। आई वाज अ वेरी क्वाइट किड, and the kind of opportunities and the honors that I've received, I'm truly humbled and I'm truly grateful to everyone around me. I think everybody has added me, but इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो मेरे अंदर जो बच्चा है ना, जो गिव अप नहीं करता, मतलब जो रिंग तो अभी मतलब इज लाइक आगे बढ़, कुछ भी हो जाए, मतलब ठीक है, तो करते हैं, पढ़ते हैं, मतलब दैट इज फ्रॉम फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड आई डेवलप्ड इट। कोई नहीं, इस बार नहीं हो रहा, अगली बार ट्राई करते हैं। आज 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा 5 मिनट पढ़ लेते हैं, ठीक है। 40 आ रहे हैं, अगली बार 45। सो स्टार्टेड लाइक दैट, एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी लाइक, यू नो, if I have to take inspiration, I don't look outside. I just look at myself that I was दिस इज़ अ when I वेरी was बिग कोट in fifth मैं standard. बोलूँगी बिकॉज़ मोस्टली लोग आउटसाइड uh, ढूँढते हैं मोटिवेशन। नहीं, मैं कहता जब वो 5वीं क्लास का बच्चा यहाँ तक पहुंच सकता है, तो फिर तो तू ट्रू। you have more support than what he had back then. कह सकते हैं लास्ट नॉट द लीस्ट कि आपका अपना संकल्प क्या है जो मतलब आपका वो जो मिशन है उसको एक कमिटमेंट दे, जो आप खुद को भी कमिटमेंट देते हो। सो व्हाट इज योर संकल्प? uh, for me, ये इस चीज का ना, एक बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस है कि हर बार ना एक लर्निंग, एक जर्नी वैसे नहीं हो सकती जो पहले की जर्नी की तरह रही है। और स्पेशली जो अवेयरनेस का पार्ट है, वेदर इट इज अबाउट ईआई, इमोशन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटरप्रेन्योरशिप, इट इट नीड्स टू बी एट अ वेरी सिंपलर लेवल, कि ऐसे लेवल पे कि एक एवरेज, बिलो एवरेज इंसान भी समझ पाए। हर चीज को इतना बड़ा नहीं कर देना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि कोई उस तक रीच ही नहीं कर सकता। एंड मेरा संकल्प यही है कि टू मेक लर्निंग वेरी सिंप्लीफाइड फॉर एनी एज ग्रुप who wants to learn these three things, and not just learn, embody into their livelihood, into their lives,
so that they can make livelihood out of it. कि हम इन तीनों चीज़ों का अमाल्गमेशन करें और ये ही ग्रोथ को आगे ले जाएगी। बिकॉज़ हर नौकरियाँ उतनी होंगी नहीं और हर कोई नौकरी कर नहीं सकता। एआई आपसे आपको वो पावर देगा जो आज तक एक आम इंसान के पास कभी थी नहीं, राइट? और इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेयर यू विल वर्क विद पीपल, यू विल वर्क विद सो मेनी पीपल। वो आपको खुद को और दूसरों को हार्नेस करने के लिए बहुत अनिवार्य है। तो एक तरह से इन तीनों चीज़ों को एक सही मॉड्यूल में, एक सही प्रोग्राम्स में लाके उसको अ, एक ऐसा लर्निंग प्रोग्राम क्रिएट किया है हम लोगों ने जहाँ पे अलोंग विद माय अदर टीम मेंबर्स, पार्टनर्स, पीयूष एंड अंशुल, हम इसको देश के ना कोने-कोने तक ले जाना चाहते हैं। बट अभी वी आर स्टार्टिंग स्मॉल, ज़्यादा बड़ी एस्पिरेशन रखना भी ना कई बार होता है कि आप स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाओ, तो वेरी ऑफ इट। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल, just to transform people into these three domains and make them believe that if we can then why can't they, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, हम भी हमारे कभी इतने मैं एक बार टॉप किया बट ऐसा नहीं कि बचपन से ही टॉप करता था, बहुत फील्ड किया हूँ। सो माय जर्नी इज काइंड ऑफ व्हाई से आई डोंट वांट टू से टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योरसेल्फ। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आप बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है? तो मेरे में तो वो पैरामीटर्स उतने नहीं है अप्लाई करने वाले। सो दिस इज व्हाट इट इज, नम्रता, मतलब सीधे अक्षरों में, टेढ़े अक्षरों में, हम वो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं जो शायद से अभी तक पॉसिबल नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। सो आई थिंक मेरे लिए सक्सेस वही है, जो चीज़ मेरे बस की बात नहीं है, अगर मैं वो अचीव करूँ, दैट इज़ व्हाट फॉर मी दैट इज़ सक्सेस। तो वो एक सिंपल सी चीज़ हो सकती है कि अगर मैं सैंडविच बनाना नहीं आता और मैंने बना लिया तो दैट इज़ सक्सेस। दैट्स हाउ लर्निंग शुड बी। वर्ड में सिर्फ कोई स्मार्ट बनना काफ़ी नहीं है। हमें अपने इमोशंस, हमारे जो इमोशंस हैं उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशनली अवेयर होना। लोग कहते हैं ना कि आपको कई बार सामने वाले को टोंट मार देते हैं, यू आर टू सेंसिटिव, यू आर टू इमोशनल। जी। तो मैं ये मानती हूँ, अगर ये आपको मिल रहे हैं ना टोन्स, रिसीव इट एज अ, लाइक आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी है। क्योंकि जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि कौन सी बात बोलनी है और कौन सी बात नहीं बोलनी है, सो दैट वो उन लोगों को हर्ट ना कर पाए। सो टेक इट एज अ क्वालिटी कि यस, वी आर टू इमोशनल और वी आर टू सेंसिटिव। And thank you, sir, for sharing not just knowledge but lived wisdom। अपने आपने बताया कि एआई और जो हम इमोशंस, अगर हम उसको, ईक्यू को अगर हम इंटीग्रेट करके यूज करें, it would be a like very powerful tool for like upcoming generation, for upcoming generation। So मुझे ऐसा लगता है ये जो जितना भी हमने आज डिस्कशन किया है, ये बहुत बहुत इंसाइटफुल था, मेरे लिए भी बहुत इंसाइटफुल था एज अ साइकोलॉजिस्ट, एंड हमारी ऑडियंस के लिए भी होगा। सो लाइक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक uh, आप माइंडफुल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नम्रता, इट वाज प्लेजर कमिंग ऑन टू योर शो। Thank you for coming on this platform. I'm very very grateful you are coming to this platform because इतने बड़े इंसान को अप्रोच करना मेरे लिए नहीं आप लाइक अचीवमेंट फॉर मी। आपने बोला ना छोटी छोटी अचीवमेंट्स को और सेलिब्रेट करना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये भी मुझे किसी ने बोला था व्हेन आई थिंक कोई चीज हुई थी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी इज इन चेन्नई एंड शी सेड आदर्श यू नीड टू सेलिब्रेट थिंग्स, जाओ आइसक्रीम खा के आओ। तो मैं निकला 10 बजे करीब, मैं गया कॉर्नेटो ली और जस्ट दैट्स सो यस, आई डोंट डू दैट ऑफन बट आई वुड रिकमेंड फॉर यू एंड एवरीवन। एंड प्लीज डोंट से कि मैं कोई बड़ा इंसान हूँ, मैं भी वही देखो, दो हाथ दो पैर, इट्स लाइक अ नॉर्मल पर्सन trying to make a difference in my life, in the lives of people that I come across. And that's a simple vision that we have. अदरवाइज लाइक होते हैं, आप ईक्यू ट्रेनर भी हो, सो यू नो वेरी वेल हाउ टू लाइक कम्युनिकेट एंड हाउ टू ट्रीट पीपल। सो बहुत सारे लोगों में क्वालिटीज नहीं होती हैं, वो भूल जाते हैं कि हमें क्या चीज़ बोले। सो यू आर लाइक, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं, एंड थैंक यू सो मच Thank you so फॉर much, Nara. It was a अपॉर्चुनिटी। pleasure. It was indeed a pleasure. Take care. God bless. Bye bye.